स्क्रीन शो हो रही है आपको? आवाज क्लियर है मेरी? तो ये हम पढ़ रहे थे, तो ये हमारा पिछले लेक्चर का पार्ट 2 है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर आपने सब्सिडरी को मिड ऑफ द ईयर एक्वायर किया है, तो हमने वो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि सब्सिडरी को एक्वायर करने के बाद की जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो हमारे हैं, मतलब पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स पे हमने नजर रखनी है। तो जब अगर हम फॉर एग्जांपल ये पीएनएल बना रहे हैं 31 दिसंबर 2001 के लिए, तो सर हमने जो हमारी जो सेल अगर हम यहाँ दिखाएं पूरे 12 महीनों की, तो क्या सब्सिडरी पूरे 12 महीने हमारे पास रही है? क्या सब्सिडरी हमारे पास पूरे 12 महीने रही है? हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया यकम जुलाई 2001 को, नहीं रही ना? आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते फिर आगे? मैंने पूछा क्या ये सब्सिडरी पूरे 12 महीने मेरे पास रही है? नो सर। हमने इसको खरीदा यकम जुलाई से लेके 31 दिसंबर, ये 6 महीने हमारे पास रही है, ठीक है। जी। तो इसकी सेल का 6/12 मेरा होगा, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल का भी 6/12 मेरा होगा, क्योंकि यहाँ सेल तो आ रही होगी पूरे साल की, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी पूरे साल की, जीपीआर होगा पूरे साल का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे साल के, अदर इनकम पूरे साल में जो कमाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको मिड ऑफ द ईयर एक्वायर किया है सब्सिडरी को, तो हम क्या कर देंगे, n/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, n/2 n/2, हर चीज हमारी क्या होगी, n/2। n/2 का मतलब जितने महीने आपके पास रही है, अगर आपने उसको एक्वायर किया 6 महीने आपके पास रही है सब्सिडी इस साल में, तो 6/2 n/12 सॉरी, ठीक है, 6/12। अगर आपके पास 7 महीने रही है तो 7/12, ठीक है। यानी मैंने सब्सिडरी की सेल को n/12 कर दिया कि सब्सिडरी की सेल का 6/12 मेरा है सिर्फ, सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ सेल का 6/12 मेरा है, इसी तरीके से सब्सिडरी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 6/12 मेरा है। तो ये n/2 आपने पूरी इधर यहाँ पे कर देना कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमारे n/12 सॉरी, मेरे 2 निकलता जा रहा है मेरे मुंह से। जीपी को नहीं आपने करना, जीपी तो आपको पता है बैलेंसिंग फिगर निकालते हो, n/12 आपकी अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट भी आपकी n/12, ठीक है। मतलब कि ये सब कुछ क्या हो जाएगा n/12, और ये आपने क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ तक कोई मसला हो? फिर हमने हमने ये पढ़ा था कि जो ये फाइनेंस कॉस्ट है, अगर आपस हमने 2 रूल बनाए थे कि बैलेंस शीट के केस में हमने आपस के पेएबल और रिसीवेबल्स के ऊपर नजर रखनी है और उनको उल्टाना है, आपस के पेएबल रिसीवेबल्स को हमने कैंसल आउट करना है, और पीएनएल के सवालों में आपस की इनकम और एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है या कैंसल आउट करना है, कुछ भी कह सकते हो आप, सेट ऑफ करना, ठीक है। बैलेंस शीट में इनकम और एक्सपेंसेस पे नजर रखनी है। तो हमने कहा था कि अगर सब्सिडरी ने कोई डिविडेंड इनकम कमाई है, तो डिविडेंड इनकम कहाँ पड़ी होगी, अदर इनकम में, तो यहाँ से पेरेंट ने अगर कोई डिविडेंड इनकम कमाई है सॉरी सब्सिडरी से, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिविडेंड इनकम को माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर इस पेरेंट ने सब्सिडरी से कोई इंटरेस्ट कमाया है, या सब्सिडरी ने पेरेंट से कोई इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम कमाई है, तो एक ने उसको अपनी अदर इनकम में डाला होगा, अदर इनकम में से यहाँ से फाइनेंस कॉस्ट को लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। और एक ने अपने एक्सपेंसेस में डाला हुआ होगा, तो जिसने भी एक्सपेंस में डाला हो, जिसने भी इनकम में डाला हो, एक की इनकम उल्टा दो और एक की आपस का एक क्या नाम लेते हैं, एक्सपेंस उल्टा दो, इंटरेस्ट एक्सपेंस उल्टा दिया एक का, और एक की हमने इंटरेस्ट इनकम उल्टा दी, ठीक है। तो एक ने अदर इनकम में डाली होगी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और एक ने डाली होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट के अंदर या इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर, तो दोनों हमने निकाल दी। फिर हमारी जो नेगेटिव गुडविल है, मैंने आपको बताया था वो क्या होती है, हमारी अदर इनकम, ठीक है, जिसको बारगेन परचेज ऑप्शन भी कहते हो। देखो चीजें वही हैं, लेकिन उनके नाम चेंज होते हैं, बारगेन परचेज ऑप्शन। तो हमने इसको क्या कहा था कि इसको हमने अदर इनकम के अंदर ऐड कर देना है, नेगेटिव गुडविल को, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारी कोई इम्पेयरमेंट है,
इम्पेयरमेंट कौन सी लेनी है? फॉर द ईयर, जो इस साल एसेट इम्पेयर हुआ है, इस साल कितने से इम्पेयर हुआ है। तो कल हमने निकाला था ना इस साल कितने से इम्पेयर हुआ था सवाल के अंदर। तो इस साल की इम्पेयरमेंट हमने क्या एक्सपेंस को बढ़ा देना, इम्पेयरमेंट इस साल की इम्पेयरमेंट निकाल के उसको एक्सपेंसेस में ऐड कर दो। फिर हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पढ़ी थी जी, जिसने हमें बहुत खपाया था। एसेट्स को फेयर वैल्यू को उठा के लेके जाएंगे तो एसेट्स किताबों में इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या पूरी जिंदगी किताबों में इंक्रीज ही नजर आते रहेंगे एसेट? नहीं, अब वो जो गेन है आहिस्ता आहिस्ता हम उसको रियलाइज करते जाएंगे। जो हमने फॉर एग्जांपल किताबों में बुक वैल्यू आ रही है एसेट की 100 और असल में उसकी फेयर वैल्यू है 50। तो हमने कहा जब हमने किताबों में 50 रुपए का इंक्रीज दिखाया, तो अब ये इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता एक्विजिशन डेट से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक आहिस्ता आहिस्ता आप क्या होता जाएगा, डेप्रिशिएट होके पीएनएल में जाता जाएगा। इसमें जी सर। तो फिर हमने कहा था कि फेयर वैल्यू में जैसे आप फेयर वैल्यू इंक्रीज करते हो तो आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन भी क्या कर देंगे, इंक्रीज। क्योंकि वो लोग बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, हम फेयर वैल्यू पे सेपरेट बुक्स में। तो हम फेयर वैल्यू इंक्रीज की तो इसके साथ रूल लिख लेना था कि डेप्रिसिएशन भी हमने क्या कर देनी है, इंक्रीज। और अगर फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है कोई, कि बुक वैल्यू आ रही है 100 की और उस दिन उसकी फेयर वैल्यू हुई 80 रुपए थी, तो यहाँ लॉस आ गया ना, तो हमने उसको रिवर्स डेप्रिशिएट कर देना, डेप्रिसिएशन उल्टा देनी है। ठीक है, वाइस वर्सा तो आता है ना, डेप्रिसिएशन इंक्रीज कर दो। तो हम यहाँ करते थे कि फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन ऐड कर देते थे, ये अदर एक्सपेंसेस में ऐड हो रही है। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट में ना समझ लेना। ठीक है। तो ये जी मोटी मोटी एडजस्टमेंट सी, अब मोटी मोटी एडजस्टमेंट जो हमने पढ़ी। फिर हमने कहा था जी ये नेट प्रॉफिट जो है ना, ये नेट प्रॉफिट ऐसे लिख देना है। फिर हमने कहना है ये नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू है दो बंदों को, एक है पेरेंट को और एक है एनसीआई को। देखो ये पूरी फुल फ्लैग बैलेंस शीट आपके सवाल में 20 नंबर की हो सकती है बनाने के लिए आ जाए, लेकिन उसमें भी ये होता है कि आपके एमसीक्यूज बेस है ना सारे पेपर, तो आपने इनको शॉर्टकट तरीके याद रखने हैं। ये जो इतनी सारी लंबी मैं बातें बता रहा हूँ ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। देखो मुझे भी कल मैंने आपको लेक्चर दिया तो मुझे भी सिर्फ बातों से ही रिमेम्बर हो गया कि अच्छा इसमें ये चीजें आनी है, ये चीजें नहीं आनी, और ये यहाँ आना है वो वहां है। तो आपके दिमाग में पूरे का पूरा चल रहा हो पीएनएल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कौन सी कहाँ आनी है चीजें, ठीक है फिर ही सर। आप इसके ऊपर ग्रिप कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने कहा था कि पेरेंट का हिस्सा हमने हमेशा बैलेंसिंग निकालना है। मतलब कि इस प्रॉफिट को उठा के लेके आएंगे, यहाँ लिखेंगे कि ये वो प्रॉफिट है भाई जिसको हमने तकसीम करना है दो बंदों में, किसमें, एक एनसीआई में तकसीम करना है और एक इसमें तकसीम करना है। तो हम यहाँ जाके एनसीआई का हिस्सा निकालेंगे कि सब्सिडरी का पहले प्रॉफिट लेंगे, सब्सिडरी का प्रॉफिट। फिर हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो सब्सिडरी को हिट करती है। तो सारी एडजस्टमेंट कल मैंने आपको बताई भी थी कि जिस जिससे सब्सिडरी का प्रॉफिट इंक्रीज हो उस एडजस्टमेंट को सब्सिडरी के प्रॉफिट में क्या कर देना, मतलब कि सब्सिडरी का प्रॉफिट उठाना सवाल में जो दिया होगा। उसके बाद देखना सवाल में क्या एडजस्टमेंट है, जैसे कल वाले सवाल में एडजस्टमेंट थी जिससे सब्सिडरी का प्रॉफिट डिक्रीज हो उसे डिक्रीज कर देना, जिससे इंक्रीज हो उसे इंक्रीज कर देना। जी सर। सब्सिडरी का ठीक है। प्रॉफिट आए उसमें एनसीआई का हिस्सा निकाल लेना, एनसीआई की परसेंटेज वो यहाँ ले जाना एनसीआई के पास, इधर आ जाएगी। ठीक है, वो यहाँ आ ठीक जाएगी। है। फिर टोटल में से आपने एनसीआई को तो दे दिया हिस्सा, तो अब टोटल में से एनसीआई का हिस्सा माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचेगी वो यहाँ आ जाएगी, पेरेंट का हिस्सा। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू आ गया पेरेंट और एनसीआई। समझ आ गई बात? जी सर। अभी टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम भी आनी है कि टीसीआई हमने एट्रीब्यूट करनी है पेरेंट को भी और सब्सिडरी को, लेकिन वो जब मैं सवाल करवा रहा हूँ उनमें समझा दूंगा। तो ये पीएनएल का समझ लो एक किस्म का मैंने पूरी आपको रिवाइज करवा दी पीएनएल। जी सर। कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लो। नो सर। अच्छा जब कंसोलिडेशन को नॉकआउट करते हैं सबसे पहले ग्रुप डिस्पोजल पे आते हैं। ग्रुप डिस्पोजल जी है क्या कि एक पेरेंट है फॉर एग्जांपल, उस पेरेंट के पास 10 सब्सिडरीज है। ठीक है, तो पेरेंट क्या करेगा, 10 की 10 सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करेगा, ये एक सब्सिडरी, दो सब्सिडरी, तीन सब्सिडरी। हम आसानी के लिए कह लेते हैं इसकी 4 सब्सिडरीज है। तो आसानी के लिए समझते हैं कि भाई पेरेंट, अब पेरेंट को एक सब्सिडरी से ना उसमें जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना सब्सिडरी से उसमें से नुकसान हो रहा है पेरेंट को। पेरेंट कहता है कि बस ये सब्सिडरी ना मैंने आगे बेच देनी है, मुझसे ना मतलब इसके जो दुख है ना गम है
इसकी जो मैनेजमेंट है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, लॉसेज में जा रही है सब्सिडरी, तो बेहतर यही है कि मैंने इसको बेच दूं। तो अब हम ये पूरी की पूरी सब्सिडरी क्या करने लगे, डिस्पोज ऑफ करने लगे, बेचने लगे। मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, फुल डिस्पोजल की, ठीक है। फुल डिस्पोजल आपके सिलेबस में है, पार्ट डिस्पोजल कि आधी सब्सिडरी बेच दी आधी नहीं बेची, ये आपके पार्ट डिस्पोजल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और इसमें से ठीक है। फुल फ्लैज सवाल नहीं आएगा, 20 नंबर का फुल फ्लैज सवाल नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो। ठीक है। तो बस इसमें सिंपल वर्किंग याद रख लेनी है आपने और आपके पास जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, वैसे अगर हम डिस्पोजल में गेन और लॉस निकालते थे, थोड़ा सा अगर हम डिस्पोजल पढ़ा हुआ ना हमने नॉन करंट एसेट्स में, हम क्या करते होते जी थे कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है, कैरिंग अमाउंट फॉर एग्जांपल किताबों में 100 का आ रहा है और हमने उसको बेच दिया 120 का, तो हम कहते थे गेन कितना कमा लिया हमने, 20 रुपए। ऐसे ही करते होते थे ना, देखो हम टी अकाउंट बना लेते थे कि डिस्पोजल का टी अकाउंट, इधर आ रही होती थी कॉस्ट, फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट है 120, इधर क्या आती थी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, वो कितनी है 20, और यहाँ आती थी सेल प्रोसीड, हम कहते हैं 120 फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे हमारे पास गेन आ जाएगा खुद ब खुद जी सर। 20 का, तो ये गेन इस तरीके डिस्पोजल के अकाउंट से भी निकाल सकते थे। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है कि सेल कैरिंग अमाउंट में से सेल अमाउंट माइनस कर दो, कि भाई ये देखो यहाँ भी कैरिंग अमाउंट ही निकल आई है ना, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की, तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है 100, 100 वाली चीज जब आपने 120 की बेच दी तो 20 रुपए का गेन आ गया आपके पास। ऐसे ही करते थे ना। जी बस अब हमने यहाँ पे सेम टू सेम बिल्कुल सेम रूल है, बहुत ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इजीएस्ट टॉपिक। तो नीचे आते हैं, ओके। पढ़ते हैं। Where in this chapter we will considering how to deal with the situation where a parent sell its shareholding in a subsidiary during the year, ठीक है। We will have to calculate the profit and loss on the disposal in the statement of profit and loss both parent की किताबों में भी और ग्रुप की किताबों में। पेरेंट की किताबों में जो उसने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है वो क्या नजर आ रहा था सेपरेट बुक्स में, पेरेंट सेपरेट बुक्स में क्या एंट्री करता है सब्सिडरी की, इन्वेस्टमेंट डेबिट करता है ना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट। किधर चले गए हो? सर इधर ही हूँ। तो आज खैर है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऐसे ही सर। आपकी लेक्चर लेने का मूड नहीं है? इस तरह तो नहीं समझ आएगी, अभी मैंने एसोसिएट करवाना है, उसका पूरा सवाल करवाना है, थोड़ी वो रखो ना जरा इसमें दिलचस्पी। ओके सर। बिल्कुल न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो आप। देखो पेरेंट अपनी सेपरेट बुक्स में क्या एंट्री करता होता था, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करता होता था कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट करता था पेरेंट और कैश जी सर। क्रेडिट करता था। लेकिन वो कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या करता था, नेट एसेट्स को डेबिट करता था, गुडविल को क्रेडिट डेबिट करता था, और फिर करता था कैश क्रेडिट, कि नेट एसेट्स इतने के खरीदे, गुडविल इतने की खरीदी और कैश मेरे पास टोटल ये गया। तो ये सेपरेट बुक्स में ये करता होता था पेरेंट और कंसोलिडेटेड बुक्स में ये करता होता था। जी सर। तो बस हम हमने गेन और लॉस निकालना है, तो गेन और लॉस निकालना कौन सा मुश्किल है, अब हमने सेपरेट बुक्स में भी देखना है और कंसोलिडेटेड बुक्स में भी। व्हेन अ शेयर होल्डिंग इन अ सब्सिडियरी इज डिस्पोज्ड ऑफ इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन पेरेंट की अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अच्छा जी कैसे? वो कह रहे हैं पेरेंट की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, अब हम कैसे निकालते थे, मैंने आपको सिंपल सा फार्मूला बताया कि भाई कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स आ रही होती थी, जी उसको माइनस कर दो किस में से, सेल में से, कि किताबों में इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है 100 रुपए की और हमने उसको बेच दिया 150 का, तो पेरेंट ने कितना गेन बुक कर लिया जी, 50 रुपए। बस ये था गेन, ये था पेरेंट की सेपरेट किताबों में ट्रीटमेंट, कि भाई सेल प्रोसीड में से हम कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब भाई, जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर लिखा आ रहा होता था इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, याद होगा आपको, सेपरेट सेपरेट किताबों में, पी की जी सेपरेट बुक में नजर आ रहा था ना कि सब इन्वेस्टमेंट
की एक फिगर आ रही होती थी, ये वो इन्वेस्टमेंट की फिगर है, ये जो नीचे आ रही है, और ये आपको बता देगा कि कितने की सेल की आपने, गेन और लॉस निकाल लेना आप, सिंपल। ओके सर। अच्छा आगे आते हैं हम। द गेन इज रिपोर्टेड एज एन एक्सेप्शनल आइटम, इसको एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि आपका काम थोड़ी है कि सब्सिडरियां बेचते हो आप, ठीक है। इट मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ द पेरेंट एसपीएल, पेरेंट के जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसके फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए आफ्टर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा होता है ना, मतलब कि सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करो, तो ये जो आ रहा था ना जीपी, जीपी में से जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें अगर हम, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है ना उसको कहते हैं हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कि ऑपरेशन से आया जो प्रॉफिट वो, फिर उसके बाद हम इसमें से फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम ऐड करते हैं और हमारे टैक्स एक्सपेंस और ये सारी चीजें माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के फौरन बाद इसको नजर आना चाहिए कि आपने सब्सिडरी के ऊपर गेन कमाया, ठीक है। तो ये वो पूछ सकता है आपसे, याद रखना, ठीक है। ठीक है। ये जो मैंने वर्किंग छोटी सी बनाई है इसको अपनी बुक के पेज के ऊपर बना लेना आप भी। इट मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ पेरेंट के एसपीएल में, ये सेपरेट बुक्स की बात हो रही है। आफ्टर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के फौरन बाद, एनी टैक्स ऑन द गेन इज कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू द गेन इन द पेरेंट इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई गेन के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है ना, वो पेरेंट की जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देख के बनाओगे आप। ठीक है अब सर। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करोगे अगर आपने डिस्पोजल कर दिया सब्सिडरी का, डिस्पोजल ऑफ होल सब्सिडरी, पार्ट सब्सिडरी हमारी किताबों में ही नहीं है, ठीक है। जी तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करोगे, 100% ऑफ द सब्सिडरी रिजल्ट कंसोलिडेटेड अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने सब्सिडरी, ये जी आपका टाइम पीरियड, मिसाल के तौर पर आपने यकम अप्रैल 2001 से लेके आपका ईयर एंड 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002, आपने यकम अप्रैल में उसको क्या नाम लेते हैं उसको, वो किया है, यकम अप्रैल पे आपने ना सब्सिडरी को परचेज किया था यहाँ पे, ठीक है। ये है जी 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2001, यहाँ की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है। ये था हमारा पूरा साल यहाँ बनता था सब्सिडरी को खरीदने का। तो बीच में आ गया हमारा ईयर एंड, यहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी 31 दिसंबर 2001 के ऊपर। तो सिंपल इज दैट के वो ये कह रहा है कि जो 100% ऑफ सब्सिडरी के रिजल्ट है ना उसको कंसोलिडेट करना है अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। जिस दिन तक की डिस्पोजल हुआ है ना उस दिन तक सब्सिडरी को आपने क्या करना है, उसके रिजल्ट्स को लेना है। ठीक है सर। मतलब कि आप अपने जो कंसोलिडेटेड बुक्स बना रहे होगे ना, पहले सब्सिडरी को उस डेट तक उठा के लेके आओ जिस दिन तक आपने वो उसको डिस्पोज किया। तो ये आगे सवाल आता है ना, मैं इसके ऊपर करवाता हूँ। और जो गेन एंड लॉस उसको डिस्पोजल को बुक करो। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप क्या करोगे कि गेन ऑन लॉस ऑन द डिस्पोजल टू बी इंक्लूडेड विद इन द रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स में उसका गेन एंड लॉस शामिल कर दोगे। एट द ईयर एंड नो शेयर्स, तो अब आप ईयर एंड के ऊपर आपने कोई भी शेयर नहीं हेल्ड किए हुए, देयरफॉर द डिस्पोज सब्सिडी इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। के गेन और लॉस तो बुक कर लोगे आप, क्योंकि वो गेन और लॉस तो फॉर द ईयर होगा, आपने प्रॉफिट उसको सब्सिडी को बेच के कमाया होगा पीएनएल के अंदर। लेकिन एक एसेट अब तो किताबों में है ही नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर से सब्सिडरी को निकाल देंगे उसके सारे एसेट्स को, ठीक है। पीएनएल में तो गेन और लॉस ठीक आ है जाएगा ना कि इस साल हमने सब्सिडरी को जी। गेन और लॉस कमाया है। लेकिन एसएफपी में तो अब सब्सिडरी रही नहीं, तो सब्सिडरी के नेट एसेट्स क्या हम ईयर एंड के ऊपर दिखाएंगे? वो भी नहीं दिखाएंगे ना, हमें ठीक है। दिखाने चाहिए, ऐसे ही है। ठीक है। तो अब आते हैं हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम गेन एंड लॉस कैसे निकालेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हम उसको उसको एसओएफपी में तो हम उसको फारिग करवा चुके हैं ना कि भाई वहां पे तो कोई वो नहीं आएगा, हमने इसको लिफ्ट नहीं करवानी। अब पीएनएल में जो गेन एंड लॉस जाना है वो कैसे जाएगा, पीएनएल में ऐसे जाएगा। वहां पे पहले सिंपल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे जा रहा था कि जो सेल थी उसमें से कैरिंग अमाउंट देख लेनी थी, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट आती थी, यहाँ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही थी। सेल की हमने 100 का, किताबों में आ रहा है 80 का, तो हम गेन बुक कर लेते थे 20 का। लेकिन सर कंसोलिडेटेड बुक्स में तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। वो क्या टेक्निकल चीज कि सर कंसोलिडेटेड बुक में तो हम सबसे पहले नंबर पे नेट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं ऐसे, गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं ऐसे, फिर हम अपने पास एनसीआई भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि एनसीआई हमारी इतनी है,
ये फुल एंट्री है, याद है आपको फुल एंट्री जब हमने की थी? ये प्रॉपर एंट्री होती थी पूरी, जब हम फुल गुडविल रिकॉर्ड कर रहे होते थे। जी यहाँ पूरी गुडविल रिकॉर्ड करते थे, नेट एसेट्स रिकॉर्ड करते थे, सब्सिडी इसको एनसीआई को अपने पास क्या शो करते थे, लायबिलिटी के तौर पे, और हमने कहा इतनी कैश दिया। तो ये हमारी एंट्री होती थी जब हम सब्सिडरी को परचेज करते थे। तो अब सिंपल इज द केस कि ये आपने यहाँ भी वही करना है कि सेल प्रोसीड आपने कितने की सब्सिडरी को बेचा, ये आ गई यहाँ पे। फिर अब आपने इसमें से कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है किस्म की। तो यहाँ पे आपके पास कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही, नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, डिस्पोजल डेट के ऊपर नेट एसेट्स वो माइनस करो। नेट गुडविल हमने पैसे किस चीज के दिए थे, एसेट्स के दिए थे, गुडविल के दिए थे, और जिसका नाम लेते हैं एनसीआई के डिस्पोजल पे, एनसीआई को भी हम पूरी 100% कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। तो हमने क्या किया जी, हमने फॉर एग्जांपल 1000 रुपए हमें मिले और डिस्पोजल की डेट तक हमारे नेट एसेट्स से 700 रुपए के। हमारी गुडविल की मद में हमने जो है ना, गुडविल आ रही थी किताबों में 150 की। फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस बन गया ना, ये देखो एक किस्म का ये पूरे बिजनेस की फेयर वैल्यू ही है, ये तीनों चीजें एनसीआई को बीच में डाल के। तो टोटल 1000 रुपया हमें मिला और हमने पूरी बिजनेस की जो फेयर वैल्यू है उसको माइनस करके देख लिया कि हमें गेन हुआ है इसके ऊपर या लॉस हुआ। तो बस अब ये जो तीन चीजें हैं ना, ये हमने निकालना सीखनी है, वो भी बहुत आसान है। देखो हमने सब कुछ जैसे सीखा हुआ है ना, वो सब कुछ वैसे ही है। जब आप इसको रिवाइज करोगे ना बैलेंस शीट को, तो ये आपको खुद ब खुद आ जाएगा समझ कि अब हमारा कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने में, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा, बात को समराइज करता हूँ, अब इसको गौर से सुनो कि आपने डिस्पोजल ना दो तरीके से देखना। पहले देखना है पेरेंट की जो सेपरेट बुक्स है उसके अंदर। हमने कहा सर पेरेंट की जो सेपरेट बुक्स है ना, उसमें तो बहुत आसान है कि जो सेल प्रोसेस उसमें से कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, ठीक है, तो आपके पास गेन आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। हमने कहा ठीक हो गया, ये तो फिर बहुत अच्छा है। अब डिस्पोजल को आपने पेरेंट की कंसोलिडेटेड बुक्स में भी देखना, ठीक है। सर कंसोलिडेटेड बुक्स में तो दो तरह से आएगा वो। यहाँ पे ये हमने पीएनएल के एंगल से देख लिया ना, पीएनएल के एंगल से। सर यहाँ पे एसओएफपी के एंगल से क्या करेंगे, एसओएफपी में कुछ भी नहीं करना, सब्सिडरी नहीं रही, एसेट्स भी नहीं है, किताबों से निकाल दो। फिर यहाँ हमने पीएनएल के एंगल से देखना है और एसओपी के एंगल से देखना है। सर एसओएफपी में तो कुछ भी नहीं जाएगा, कंसोलिडेटेड में भी, क्योंकि सब्सिडरी नहीं रहे तो उसके नेट एसेट्स भी नहीं रहे। सर यहाँ गेन कैसे निकलेगा, वही तरीका बिल्कुल कि सेल प्रोसीड जो है ना, अब उसमें सिर्फ ये करना, उसमें से ये करना कि नेट एसेट्स माइनस करना किस दिन के भाई, डेट ऑफ डिस्पोजल के, कि जिस दिन डिस्पोजल किया हमने उस दिन हमारे नेट एसेट किताबों में कितने के आ रहे थे। फिर इसमें से क्या माइनस कर देना, गुडविल, गुडविल कब की लेना सर, ये डेट ऑफ डिस्पोजल की। उसके बाद एनसीआई, एनसीआई सर कब की लेनी है, डेट ऑफ डिस्पोजल की। तो आपके पास इस सेल में से ये तीन चीजें माइनस की तो आपके पास आ जाएगा कि गेन और लॉस। ये समझ आ गया पूरी, ये कर रहे हैं हम जी सर। अब हमें बस हमने तीन चीजें पढ़ने वाली रह गई कि सर ये जो आपने बताया है कि ये नेट एसेट्स एट डेट ऑफ डिस्पोजल ये कैसे निकालने हैं, नेट एसेट्स गुडविल कैसे निकालनी है और एनसीआई डेट ऑफ डिस्पोजल पे कैसे निकालनी है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपने जैसे आपने बैलेंस शीट में पढ़ा था ना, डिट्टो कॉपी एज इट इज आपने वही करना है। आप कुछ भी नहीं आपने करना। इधर देखो आ गया, अभी हम बारी बारी पढ़ते रहे भाई। हम पहले गुडविल कैसे निकालते होते थे, कैसे निकालते थे गुडविल, हम कहते थे सर कंसिडरेशन लो, कंसिडरेशन में से आप माइनस करो शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लो पेरेंट की, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई लो, ठीक है। यही करते हैं ना, गुडविल निकालते थे, ये दोनों माइनस करो इसमें से तो आपके पास आ जाएगी गुडविल। और गुडविल में अगर कोई इंपेयरमेंट है तो वो इंपेयरमेंट माइनस कर दो तो आपके पास वो गुडविल आ जाएगी जो रिपोर्टिंग डेट की होती है। ऐसे ही था जी सर। हाँ। तो बस ये देखो कि कैलकुलेटेड कैसे करेंगे कि कंसिडरेशन जो हमने पैसे दिए थे, ठीक है, कैरिंग अमाउंट एट डेट ऑफ डिस्पोजल कैसे निकलेगी जी, कंसिडरेशन ट्रांसफर और एनसीआई जो एक्विजिशन के ऊपर थी, ठीक है। अब एनसीआई एट एक्विजिशन चाहे आपका फेयर वैल्यू मेथड है, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस मेथड है, आपने यहाँ पूरा एनसीआई ले लेना। फेयर वैल्यू मेथड गुडविल कहते हो आप जी। आपका फुल गुडविल मेथड है या आपका प्रोपोर्शनेट मेथड है। इसको फुल गुडविल मेथड को फेयर वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि फेयर वैल्यू एनसीआई यूज कर रहे होते हैं ना। जी सर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल वही जो काम हम वहां करते होते थे, हमने कंसिडरेशन में से एनसीआई एट एक्विजिशन माइनस कर दी, सॉरी एनसीआई एट एक्विजिशन ऐड कर दी,
इस कंसिडरेशन के अंदर हम करते थे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई को ऐड और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को माइनस करते थे कि भाई ये थोड़ा ना ऊपर नीचे हो गया कि हमने कंसिडरेशन दी खरीदने के लिए इतनी, फिर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, एनसीआई भाई ने कंसिडरेशन दी इतनी, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भाई वो नेट एसेट्स से इतने के, तो वो नेट एसेट्स माइनस कर दिए तो इसका मतलब इतनी हमने गुडविल की मद में दी। जब वहां से रिवाइज करोगे ना समझ आ जाएगा। तो चाहे फुल गुडविल मेथड हो या फेयर वैल्यू मेथड हो, तो यहाँ पे तो आप फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ले लोगे। अगर पार्शियल मेथड हुआ या प्रोपोर्शनल मेथड हुआ तो यहाँ पे आप उसकी परसेंटेज ले लेना सिंपल। फिर तो कंसिडरेशन आ गई, कंसिडरेशन में एनसीआई एट एक्विजिशन ऐड कर दिया और उसमें से 100% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्विजिशन पे माइनस कर दिए जैसे हम करते होते थे। फिर आ गई गुडविल एक्विजिशन की, इसमें से इंपेयरमेंट टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, डेट ऑफ डिस्पोजल तक अगर कोई इंपेयरमेंट हुई भी है तो वो माइनस कर दो, तो गुडविल आ गई डिस्पोजल के डेट की। वो ही वर्किंग है, बस कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर, कुछ भी चेंज नहीं आया। अच्छा, अब दूसरी चीज आ रही है कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एट डेट ऑफ डिस्पोजल। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, भाई जो हमारे नेट एसेट्स ब्रॉड फॉरवर्ड है, मतलब हमारी किताबों में जो नेट एसेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, हमारी किताबों में जो नेट एसेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे, इस साल का प्रॉफिट ऐड करने से जिस हमारे नेट एसेट्स ऊपर चले जाएंगे। और अगर हमने कोई डिस्पोजल, हमने कोई इसमें से डिविडेंड पे किया तो वो डिविडेंड माइनस कर देंगे, तो नेट एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास डिस्पोजल डेट के ऊपर। नेट एसेट्स क्या होते हैं सर? एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। तो ऐसे मैं कहूँ अगर हमारी इक्वेशन क्या होती थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो एसेट में से मैं लाइबिलिटी अगर माइनस कर दूं तो पीछे क्या बच जाता है, कैपिटल, और कैपिटल को तो हम इक्विटी कहते होते थे, ठीक है। तो इक्विटी यहाँ पे हमने सिंपल निकालनी है, इक्विटी जो है ना हमारे नेट एसेट्स, यानी इक्विटी हमने निकालनी है डेट ऑफ डिस्पोजल पे। तो सर हमारे जो बैलेंस शीट में नेट एसेट्स आ रहे हैं वो ले लो जो नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आपसे वो कैलकुलेट नहीं करवाएगा कि बैलेंस शीट में नेट एसेट्स को कैलकुलेट करो। ये जो फार्मूला लिखा हुआ ना, इस फार्मूले के अंदर आपने सिर्फ नंबरिंग वर्ड डालने होंगे बस, इससे ज्यादा आपसे कोई कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। ओके सर। तो ये ट्राई कर, हम ये फार्मूले याद कर लेना। तो हमने अपने एसेट्स को बढ़ा दिया, प्रॉफिट से बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने कहा था इक्विटी में अगर प्रॉफिट ऐड कर दो और डिविडेंड लेस कर दो तो क्लोजिंग इक्विटी आ जाती है। कभी किसी जमाने में ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला। जी सर। क्लोजिंग कैपिटल बराबर होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ऐसे ही होता था। ये ऐसे पढ़ा होगा। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स। हम यहाँ पे तो ओपनिंग नेट एसेट्स में हम अगर नेट प्रॉफिट ऐड कर दें और ड्राइंग्स का मतलब डिविडेंड हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नेट एसेट डिस्पोजल के टाइम पे। अब मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा एग्जांपल मुझे देनी चाहिए, समझ आ ही गया होगा अब तक। जी सर। तो जी ये हमने वो निकाल लिया। अब सिर्फ वो रह गया हमारे पास, एनसीआई निकालना है हमने डेट ऑफ डिस्पोजल पे। तो एनसीआई जैसे पहले निकालते थे वैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना। पहले एनसीआई भाई में क्या आता था, एनसीआई की जो वर्किंग नंबर 4 बनती थी, हम कहते थे एनसीआई आ जाए एट एक्विजिशन, ये आता था। फिर पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम सब्सिडरी ऐसे आता होता था। वर्किंग्स मैंने कहा था याद होनी चाहिए, याद। जी तो सर ये कर दी। याद नहीं है, इस वजह से आपको इतनी हिचकिचाहट हो रही है। एनसीए भाई एक्विजिशन डेट के ऊपर लेते होते थे ना हम, जाके बैलेंस शीट का सवाल करके देखोगे ना, सबसे पहले यही काम करते थे। फिर जो हमारे पास एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट हम लिखते होते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे दो कॉलम आते थे, उस इन दोनों का डिफरेंस लेते थे, हम कहते थे ये पेरेंट का हिस्सा और ये एनसीआई का हिस्सा। वो हिस्सा आता था, हम कहते थे यहाँ पे, इसको कहते थे पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम सब्सिडरी, और ये पेरेंट के पास चला जाता था। याद आ रहा है? जी सर। हाँ, तो ये पोस्ट एक्विजिशन प्लस अगर कोई इम्पेयरमेंट हुई होती थी तो इम्पेयरमेंट भी यहाँ ले लेते थे। लेकिन इम्पेयरमेंट कौन से केस में लेते थे हम? फुल में। हम्म। तो इम्पेयरमेंट यानी फेयर वैल्यू मेथड में इम्पेयरमेंट भी ले लेते थे, तो हमारे पास आ जाता था एनसीआई, वो जो रिपोर्टिंग डेट पे आना। तो कुछ भी नहीं किया, इफ अज्यूमिंग द फेयर वैल्यू मेथड यू विल इधर बी गिवन द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल और यू विल नीड टू कैलकुलेट एज बिलो। तो आपको ये फेयर वैल्यू दे देगा, ये ऐसे आपने फेयर वैल्यू निकालनी है कि एनसीआई एक्विजिशन पे कितना है, एनसीआई का एस की रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट
पोस्ट एक्विजिशन अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल तक इतना बनता है, और एनसीआई की इम्पेयरमेंट फुल गुडविल फुल फेयर वैल्यू मेथड हो तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट आएगी, और अगर फेयर प्रोपोर्शनेट शेयर हो तो उसमें तो इम्पेयरमेंट भी नहीं आती। तो ये आ गया प्रोपोर्शनेट शेयर, उसमें क्या आएगा एनसीआई एक्विजिशन की और एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम क्या है सब्सिडरी, पोस्ट एक्विजिशन सब्सिडरी, यहाँ पे तो इम्पेयरमेंट भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास एनसीआई आ जाएगी डेट ऑफ डिस्पोजल। तो ये छोटी सी बात थी। तो मुश्किल है? नो सर। तो ये इसको स्टार कर लो, जब इसको हम पढ़ेंगे ना IFRS 5 तो उसके बाद आपने इसको पढ़ लेना यहाँ से आके। ठीक है, ये छोटा सा आपके पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सिंपल ऐसे होता है कि अगर आपने सोचा है कि मैंने भाई इस साल जाके आपने ना इस फॉर एग्जांपल एक सब्सिडरी उसको डिसकंटिन्यू कर देना, तो आप क्या करोगे, पहले कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, मतलब कि रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉफिट ऑपरेशन, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब कुछ करके आप कहोगे ये वो प्रॉफिट है जो मुझे जिस फैक्ट्री को मैं चलाना चाह रहा हूँ ना उससे आएगा। फिर एक फैक्ट्री है जिसको मैं बंद कर दूंगा ना, तो उससे भी मुझे जो प्रॉफिट आना है मैं उसको यहाँ लिख दूंगा बस, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा फॉर द पीरियड। हम किसी फैक्ट्री को अगर बंद करने की नियत रखते हैं ना, उसको कहते हैं हम कि इसको हम हेल्ड फॉर सेल है। कोई एसेट अगर हेल्ड फॉर सेल होना तो उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IFRS 5 बताता है कि अब आपने ये एसेट अपने पास इसलिए रखा हुआ है कि आपने बस इसको बेच देना। तो जब बेचना शुरू कर देते हो तो आप उसकी डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। तो वो उसमें जाके पढ़ लेंगे ना। तो ये थी छोटी सी बात। अब यहाँ पे आपने सिंपली देखो, वो कहते हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2009 है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 31 दिसंबर 2009 की दी हुई है। एक है काठमांडू लिमिटेड, एक है नेपाल। ठीक है, अब रेवेन्यू आ रहा है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ रहा है, ये सब कुछ। और अब वो ये हमसे क्या कह रहा है कि ऑन यकम जनवरी 2005 काठमांडू एक्वायर्ड 70% ऑफ शेयर्स ऑफ नेपाल, तो नेपाल होगी सब्सिडरी, काठमांडू हो गया पेरेंट, फॉर 1000। तो उसने कितने के 1000 के उसने एक्वायर किए थे, सो 1 लाख के। डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, शेयर्स ऑफ, ये इन्वेस्टमेंट दी हुई है ना हमारे पास, नेपाल सब्सिडरी है। नेपाल हमारी सब्सिडरी है ना, 70% में एक्वायर कर। यकम जनवरी 2005 पे काठमांडू एक्वायर्ड 70% ऑफ शेयर्स ऑफ नेपाल, उसने नेपाल के 70% शेयर एक्वायर किए फॉर 1 लाख रुपया दे के। तो ये हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट, कि भाई हमने 70% जो शेयर एक्वायर किए हैं वो 1 लाख रुपया दे के एक्वायर किए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं अगर कहूँ आई परचेज दिस वैन फॉर 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपया दे के मेरी वैन मैंने परचेज की है, तो वो कह रहा है काठमांडू एक्वायर्ड 70% ऑफ द शेयर्स ऑफ नेपाल फॉर 1000, ठीक है, 1 लाख। When the fair value of Nepal net assets is 1,10,000, जब उसकी नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू जो है ना 1,10,000 की थी, वाह जी वाह, हमने 1 लाख रुपए में उसको एक्वायर कर लिया। तो नेपाल हैज द इक्विटी कैपिटल ऑफ 50,000 की इक्विटी कैपिटल एट डेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाज 40,000 था। एक्विजिशन पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी दे दिया। इट इज अ ग्रुप पॉलिसी टू मेजर द एनसीआई एट फेयर वैल्यू एट डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। नेपाल पेड 10,000 डिविडेंड ऑन 31 मार्च। नेपाल हैड रिटेन अर्निंग्स 80,000 ऑन 1 मार्च 2009। रिक्वायर्ड क्या है जी, प्रॉफिट एंड लॉस बना देना। ठीक है। अच्छा, ये तो उसने आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का दिया, हम इसको एम ही पढ़ने लगे। ये देखो, इस सवाल को करते हैं। वो कह रहा है हॉग एक है हेल्ड 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन मॉड, H और M कह लेंगे हम, ठीक है। बहुत साल पहले उसने 60% एक्वायर किया था, किसका, M का, H ने। तो ये जो M H है, सॉरी M है, ये हमारी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। जी। सबसे पहले तो ये बन गई हमारी सब्सिडरी। यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड टू बी वैल्यूड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को हम फेयर वैल्यू मेथड पे रखते हैं। अ क्वार्टर ऑफ गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड, 1 क्वार्टर की गुडविल इम्पेयर हो गई है। अच्छा, आगे देखते हैं इसका क्या करना है। जो द ग्रुप ईयर एंड 31 दिसंबर 2015, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड फॉर द सेल प्रोसीड, आपने डिस्पोजल की है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है कि इसकी हॉक की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या प्रॉफिट और लॉस आएगा और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो हम कहते हैं देखो जी, इंडिविजुअल बुक्स होती है ना, जो सेपरेट बुक्स, सेपरेट बुक्स में तो ऐसे होता है कि सेल में से अगर
कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो ना, तो आपके पास आ जाता है गेन या लॉस। तो सेल प्रोसीड उसने बताई भी आपको 10,000, ठीक है। इसमें से हमने कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या कर देना, माइनस। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 6,000। तो हमारे पास गेन कितना आ गया, 4,000 रुपये का गेन आ गया। ये आगे हमारी सेपरेट बुक्स में हमने ये करना होता है, बस ऐसे ही है। इम्पेयरमेंट मैडम सेपरेट बुक्स में इम्पेयरमेंट कहाँ से माइनस होती है, सेपरेट बुक्स में फार्मूला भी तो बताया था कि सेल में से कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल दो, तो इम्पेयरमेंट ये क्या नाम है, गेन और लॉस आ जाएगा सेपरेट बुक्स में। जी सर। अब कंसोलिडेटेड बुक्स में हमने गेन एंड लॉस निकालना है, अब वो तरीका आएगा। और वो तरीका क्या आएगा, कि हमने जब कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या करना होता है, हमने लिखना होता है सेल प्रोसीड, 10,000 हमारी सेल प्रोसीड, इसमें से हम लेस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, ठीक है। नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट डिस्पोजल, ठीक है, और फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल एट डिस्पोजल, ऐसे ही करते होते हैं ना। ये हम माइनस करते हैं तो हमारे पास गेन और लॉस आ जाता है। तो अगर मैं इसकी साइड पे ही इसका सोल्यूशन खोल लूँ, ये टेस्ट योर अंडर, कौन सी थी, टेस्ट योर सेल्फ 3 थी ना ये, पता नहीं सर। मुझे तो लगता है आपको समझ भी नहीं आ रही। वो सर लगता नहीं, मुझे समझ आ ही नहीं रही, कहो। सर मैंने बुक ओपन करनी है, ये आ गई हमारे सामने। तो हमने कहा कि जब हमने सेपरेट किताबों में निकालना है ना, तो सेपरेट किताबों में कैसे निकलता होता है, ये देखो कि सेल प्रोसीड में से हम कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर जो सोल्ड की है, कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर सोल्ड का मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने वहां से जी सीखा था, सर। तो वो कितना आ रहा है किताबों में, 6,000। तो हमारे पास जो सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर गेन कितना आएगा, 4,000 रुपए का। अब हमने जो गेन निकालना है वो उसके ग्रुप अकाउंट के अंदर, ग्रुप अकाउंट में निकालने के लिए सेल प्रोसीड में से कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी डिस्पोज ऑफ या कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी, ये आ गया ना, सब्सिडरी के नेट एसेट डिस्पोज ऑफ, गुडविल डिस्पोज ऑफ, और हमने एनसीआई एट डिस्पोजल की डेट के ऊपर इसको ऐड कर दे। ठीक है। अब इसको निकालते हैं, ये कैसे निकला। सबसे पहले आते हैं हम जी हमारे नेट एसेट्स के ऊपर, जो हमारे नेट एसेट्स हैं एट डिस्पोजल के ऊपर। इसका हमने फार्मूला सिंपली पढ़ा था कि फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन ऐड करो, फिर फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडी के नेट एसेट एक्विजिशन के ऊपर माइनस कर दो। गुडविल कैसे निकलती होती थी, जी सर, ऐसे ही निकलनी। ये फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी ऑफ नेट एसेट्स माइनस कर दो, कैसे के फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी थी, ठीक है, सॉरी फेयर वैल्यू आपने कितनी पे की, जिसको हम कहते थे यार आम जुबान में बोलते हैं, चलो मुश्किल वर्ड है कि कंसिडरेशन आपने कितनी पे की, सर हमने 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, तो हमने वो ले लिया 6,000। फिर सर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट के ऊपर उसने बताया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट के ऊपर 1,000 है, तो हमने इसके अंदर 1,000 ऐड कर देते थे। हम कहते हैं ये टोटल पैसे हमने पे किए हैं सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए। अब रह गए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट, तो उसने वो भी बता दिया था कि नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्विजिशन डेट के ऊपर 2,000 के थे, तो 2,000 रुपए के थे, तो 6,000 और 7,000 हमने दिए उसने एनसीआई ने और मैंने,
और 2000 के उसके एसेट्स थे, तो इसका मतलब है कि हम दोनों ने गुडविल की मद में कितने पैसे पे किए थे? 5000। अब अगर हम इसमें से इम्पेयरमेंट माइनस कर दें तो डेट ऑफ डिस्पोजल की गुडविल आ जाएगी। ये तो गुडविल आ गई 5000 एक्विजिशन डेट की, ठीक है। अब इसमें से अगर हम इस साल की इम्पेयरमेंट माइनस कर दें तो डेट ऑफ डिस्पोजल की गुडविल आ जाएगी। ऊपर फार्मूला भी यही पढ़ के आए थे हम। तो उसने कहा कि इस साल अ क्वार्टर ऑफ गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड। क्वार्टर ऑफ गुडविल मतलब कि आपकी टोटल गुडविल थी 5000, इसका एक क्वार्टर 1/4, तो 5000 के 1/4 जो है वो गुडविल क्या हो गया? इम्पेयर। तो ये आ गई गुडविल एट डिस्पोजल डेट। तो ये डिस्पोजल डेट की गुडविल उठा के हम यहाँ लेंगे। ठीक है। अब एनसीआई सब्सिडरी के नेट एसेट्स जो है किताबों में कितने के नजर आ रहे हैं डिस्पोजल डेट पे? ये उसने हमें लिख के बताया है कि नेट एसेट्स एट डिस्पोजल डेट पे कितने के नजर आ रहे हैं? 3000 के। हमने एज इट इज उठा के लिख दिया। तो नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, गुडविल एट डिस्पोजल और हमारा एनसीआई को हम क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना है एनसीआई भाई को। वो ही पुराना तरीका, वही कोई उसमें एनसीआई उसने ऊपर बोल के बता दिया था कि एनसीआई को हम फेयर वैल्यू मेथड पे रखते हैं। फेयर वैल्यू मेथड पे रखते हैं तो इसका मतलब है कि इम्पेयरमेंट वहां भी जाएगी। जी। तो हमने कहा एनसीआई सबसे पहले, तो एनसीआई कैसे निकलता है? एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट के ऊपर तो एनसीआई उसने खुद ही बताया होता है कि 1000 रुपए का एनसीआई आपका एक्विजिशन डेट के ऊपर था। ये रहा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। तो हमने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट ले ली। फिर जो हमने पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स हमने कमाए हैं, पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन पे हमारे कितने के नेट एसेट्स है? 2000 पे। और हमारे डेट ऑफ डिस्पोजल पे कितने एसेट्स हैं? कितने के एसेट्स हैं? रिपोर्टिंग डेट पे हमारे ये एक्विजिशन डेट के ऊपर नेट एसेट्स आ गए, ये हमारे आ गए रिपोर्टिंग डेट के ऊपर नेट एसेट्स। तो इसको हम कहते थे ना इंक्रीज आ गया इसके अंदर। कितने से इंक्रीज आया? 1000। और इस 1000 का कितने परसेंट एनसीआई है? 40। तो ये आ गया एनसीआई का हिस्सा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में से। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का मतलब एक्विजिशन की डेट के ऊपर रिजर्व और रिपोर्टिंग डेट पे। ये एक्विजिशन पे थे और ये रिपोर्टिंग डेट पे अभी तक 3000 कमा लिए। इसमें से 40% एनसीआई का तो ये आ गया। और इसमें से इम्पेयरमेंट माइनस कर दो कि इस 1250 का 1250 का 40% इम्पेयरमेंट यहाँ चलेगी और ग्रुप रिजर्व में भी चलेगी, होगी बाकी 60% इम्पेयरमेंट। तो ये आ गया एनसीआई भाई का डिस्पोजल डेट के ऊपर। एनसीआई भाई को यहाँ से उठाया 900 को और हम इसको लेके गए ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया जी गेन, हमने कितना कमाया? 4150। ठीक हो गया। तो ये था आपका ग्रुप डिस्पोजल। इसको आप आपने ऊपर दिए गए फार्मूलाज को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। प्लस इसमें जो प्लस माइनस होगा वो मैं आपको फिर करवा दूंगा। ये जो सवाल आगे आ रहे हैं ये आप देख रहे हो, ये सारे आपने ट्राई करने हैं, नहीं होते तो फिर मैं आपको करवाऊंगा। और ठीक बाकी है। जब इसको IFRS 15 के साथ मिला के पढ़ेंगे तो वो अलग होगा। यहाँ ठीक तक है। अगर ग्रुप डिस्पोजल में कोई मसला है तो पूछ लो। ग्रुप डिस्पोजल आपको इन्हीं फार्मूलाज से होना है, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं। और ये फार्मूलाज वही हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो अपनी बैलेंस शीट की अप्रोच को अच्छा बनाओ, फिर ही आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है। और ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? पेरेंट की स्टेटमेंट्स में और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की गेन में। पेरेंट की सेपरेट स्टेटमेंट्स में पेरेंट की पेरेंट सेपरेट किताबों में गुडविल नहीं रिकॉर्ड कर रहा होता ना। ठीक है। और उधर हम जो है ना एनसीआई भाई का हिस्सा भी तो ले रहे हैं। सेपरेट बुक्स में जो है हम एनसीआई भाई का हिस्सा तो नहीं दिखा रहे होते, जी। ठीक है। तो फिर वो इस वजह से थोड़ा हिस्सा आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है। ओके सर। कंसोलिडेशन में तो हम क्या करते हैं कि सारे एसिड्स को धड़ाधड़ जमा कर देते हैं, हालांकि उस एसिड्स में से 80% हमारे होते हैं सिर्फ। तो जी। हमें मजबूरन नीचे एनसीआई को भी लाना पड़ता है बीइंग इक्विटी के अंदर, ताकि हमारी एसेट और इक्विटी वाली साइड आपस में बराबर मैच कर दे। लेकिन सेपरेट बुक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को शो कर रहे होते हैं बस। ठीक है। तो वहाँ गेन एंड लॉस थोड़ा डिफरेंट आ रहा होता है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं जी एसोसिएट। ये समझ आ गया अच्छे तरीके से जी? ठीक है। डिस्पोजल समझ आ गया अच्छे तरीके से? जी सर आ गया।
अच्छा, मैंने उस दिन भी बताया था, मैं थोड़ा एक बार जरा सा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट इसलिए जरूरी है। देखो 0 से लेके अगर हमने 99.99% की हुई है, यानी इसको आप ऑलमोस्ट 20% कह सकते हो कि 0 से 20% आपने जब कहीं इन्वेस्टमेंट की होती है ना, वो आपकी होती है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। उसको आप क्या कहते हो? कि हमारी एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। ध्यान से तसल्ली से सुनना अब इसको, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। एसोसिएट बहुत आसान है। अब आपका सवाल जो आएगा ना पेपर के अंदर, वो पेरेंट भी होगा, उसमें सब्सिडरी भी होगी और एसोसिएट भी होगा। फिर इन तीनों को मिला के या बैलेंस शीट का सवाल आएगा या पीएनएल का सवाल आएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने इनको इसको अलग अलग पढ़ लिया इन दोनों को। अब इसके साथ मिला के पढ़ना रह गया, और इसके साथ मिला के सवाल करना है कैसे है। चीजें याद रखो। फिर मैं कह रहा हूँ कि कंसोलिडेशन इज, पास करने का तरीका है कि कंसोलिडेशन भाई एक ही तरीके से पास हो सकती है कि कंसेप्ट तो आते हो। कंसेप्ट तो मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ पे कोई भी चीज बगैर वजह के बताई हो। तो अब आपने सिंपली यहाँ पे ये करना है, चीजों को याद करना है, वर्किंग्स को याद करना है। इसमें ये आता है, ये आता है, आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। सवाल ऐसे होगा जैसे होने का हक होता है, वरना आप सोचते रहोगे वर्किंग 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है। अच्छा, 0% से लेके 20% तक अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है ना किसी कंपनी ने, अब हम सारी चीजें ना पेरेंट के एंगल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट की होगी हम कहेंगे ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, 20% शेयर खरीद लिए, कोई आपने बॉन्ड्स खरीद ली, डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए, 20% तक खरीद लिए, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आपकी, कोई मसला नहीं। उसकी ट्रीटमेंट वगैरह अलग होती है। ठीक है, अगर आपने 20% से लेकर 50% तक आपने खरीद लिया तो हम उसको कहेंगे हमारा एसोसिएट है, पेरेंट का एसोसिएट है। सब कुछ पेरेंट के एतबार से पढ़ रहे हैं। और अगर पेरेंट ने 50 से ज्यादा और 100% तक एक्वायर किया हुआ तो हम कहेंगे ये सब्सिडरी है, पेरेंट की सब्सिडरी। और सब्सिडरी को हम क्या करते हैं? कंसोलिडेशन करते हैं। ठीक है, इसके हम करते हैं कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन बड़े अच्छे तरीके से हमने समझ ली, सब कुछ कर लिया। सब्सिडरी के केस में मैंने पढ़ा था कि सब्सिडरी पे हमारा कंट्रोल होता है, कंट्रोल। ठीक है सर, ये जो ऊपर स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं कि इतने % आपने की हुई है, इतने %, ये कोई स्टैंडर्ड सेट हुए हैं? ये बिल्कुल भी सेट स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, सेट स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ये आपको ना सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है हर टीचर की तरफ से। तो ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताए हुए। लेकिन जो हार्ड एंड फास्ट रूल है ना, वो ये है कि कंट्रोल को देखा जाता है। अगर पेरेंट किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, बेशक वो उसको एक्वायर करता है 35%, हम इसको कंट्रोल तो कर रहे हैं कंपनी को, लेकिन हम इसको एक्वायर कर रहे हैं 35%, तो हमारी ये तब भी सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है। तो बिल्कुल इनके ऊपर रिलाय नहीं करना, रिलाय करना इस कंट्रोल के ऊपर। और कंट्रोल कैसे करते हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता है, बड़ी हमने डिटेल में बात की हुई है कि अगर हम अपनी इन्वेस्टर इन्वेस्टी की जो रिटर्न्स है उसको वेरिएबल कर सकता है, चेंज कर सकता है। कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कंट्रोल वगैरह की, समरी में भी लिखी होगी। तो जहां भी आपका कंट्रोल मेंटेन हो जाए, आपने उसको सब्सिडरी को कंसोलिडेट कर देना। यहाँ पे आपने क्या करना है? इक्विटी अकाउंटिंग यूज करनी है, इक्विटी अकाउंटिंग। अच्छा सर, ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे ये हमारा एसोसिएट है? अगर आपको उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना, सिग्निफिकेंट, आपकी बात कर रहा हूं मैं, पेरेंट के एंगल से सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। पेरेंट का ये एसोसिएट लगेगा अगर पेरेंट इसको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। सर इसका मतलब नहीं आज तक समझ आया, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? देखो, हम कहेंगे कि अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन है इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि पेरेंट जो है ना, पेरेंट की रिप्रेजेंटेशन है। अगर 10 डायरेक्टर है ना, तो 10 में से 4 डायरेक्टर हमारे पेरेंट के भी बैठते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वहां पे 4 डायरेक्टर जो बैठते हैं वो होने वाले किसी भी फैसले को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसे ही है। जी। फिर जो पेरेंट है अगर वो पार्टिसिपेट करता हो इन पॉलिसी मेकिंग, के जो कंपनी की जितनी भी पॉलिसी बनती है उसके अंदर अगर पेरेंट पार्टिसिपेट करता है पॉलिसीज बनाने में, तो हम कहेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कंपनी के अंदर, और ये इसकी क्या बन जाएगी? एसोसिएट। वो स्टैंडर्ड सेट, स्टैंडर्ड तो है बड़ा 30-40% वाला, 50% तक,
लेकिन असल जो स्टैंडर्ड जो हमें स्टैंडर्ड बताता है IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं, वो बताते हैं कि अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो उसको कंसोलिडेट करो, आपकी सब्सिडरी है, लेकिन आप सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, वो आपकी एसोसिएट है। पेरेंट की मटेरियल ट्रांजैक्शंस है, बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रांजैक्शंस होती हैं पेरेंट और एसोसिएट की आपस में, एक दूसरे को सेल करते हैं, चीजें सेल परचेज करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारा जो एसोसिएट है भाई, हमारा जो एसोसिएट है वो 100 करोड़ की सेल करता है, उसमें से 80 करोड़ की सेल सिर्फ पेरेंट को करता है। तो अब पेरेंट कहेगा मैं नहीं लेता मैं तेरी सेल, तो ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हो जाएगा, हिल जाएगा एक बार। तो हम अगर इसको हिला सकते हैं ना, हिला सकते हैं। कंट्रोल करने में और हिलाने में बड़ा फर्क है। कंट्रोल करना क्या, वो चले भी हमारी मर्जी से, हर चीज हमारी मर्जी से होगी, लेकिन एक बार हिला देना, डरा देना, उसको धमका देना, समझ लो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, लास्ट देख लेते हैं। इंटरचेंज ऑफ मैनेज पर्सोनल, हमारा मैनेजर यहाँ आया, उनका मैनेजर हमारे यहाँ आता है, हमारा मैनेजर वहां जाता है, उनके मैनेजर रखे जाते हैं तो हमसे पूछ के रखे जाते हैं, एक दूसरे की कंपनीज में मैनेजर की सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम कहेंगे हमारा एसोसिएट। तो ये एसोसिएट समझ आ गया, एसोसिएट होता क्या है पेरेंट के लिए। अच्छा, अब एसोसिएट ना, सिंपल एसोसिएट के केस में हमने यूज करनी है इक्विटी अकाउंटिंग, ठीक है। देखो ये भी हमारा क्या है, अब ये एक पेरेंट है, इस पेरेंट ने के पास तो सब्सिडरी है जिसको उसने 51% एक्वायर किया हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, प्लस उसके पास एक एसोसिएट भी है पड़ा जिसको उसने 40% एक्वायर किया हुआ। अब पेरेंट ने तो, पेरेंट के शेयर होल्डर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स आकर कहेंगे माड़ा हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, हमने जो इतनी कंपनियां खोली हुई है, इतनी जगह हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, दिखाओ। तो अगर हम 4-5 बंदे खड़े हो जाएंगे, हम कहेंगे सर ये सब्सिडरी 1 से इतना प्रॉफिट कमाया, 2 से इतना, 3 से इतना, 4 से इतना, 5 से इतना, और एसोसिएट से इतना कमाया। तो वो कहेगा कि माड़ा मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये बताओ कि मैंने पूरा प्रॉफिट अभी तक कितना कमाया। तो उसको पूरा प्रॉफिट कमा के देने के लिए हमें इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अब देखो वर्ड गलत यूज कर रहा हूं मैं, इसको हम कंबाइन कर रहे हैं कि इनको कंसोलिडेट करेंगे और इसके ऊपर इक्विटी अकाउंटिंग लगा के इनकी एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को कि नहीं समझे? आ रही है समझ। तो आवाज तो वैसे लग नहीं रहा आ रही है समझ। तो अब बस मैंने इसलिए बने बनाए ये नोट्स रखे मैं, ताकि ना थोड़ा टाइम कम लगे, जल्दी जल्दी समझ आता नहीं। तो कोई ऐसा बॉल पॉइंट लेते हैं जो यहाँ पे यूज ना होगा, येलो ले लेते हैं। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 50% एक्वायर किया तो सब्सिडरी, अप टू 20% से लेकर 50% तक एक्वायर किया तो एसोसिएट, ठीक है। और IAS 28 इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि इक्विटी अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, कि इक्विटी अकाउंटिंग कहाँ लगेगी, ठीक है। अगर तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है कंपनी, मतलब कि उसकी कोई सब्सिडरी है ही नहीं, कोई भी सब्सिडरी नहीं है, तो अपनी किताबों के अंदर वो क्या यूज करेगी, इक्विटी अकाउंटिंग मेथड। अगर अगर कंपनी मल्टीपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, मतलब ग्रुप अकाउंट बना रही है, तो वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके बाद 3 ऑप्शन है, या वो उसको कॉस्ट पे रख ले, या उसको क्या रख ले, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, ठीक है, ये आप IFRS 9 में पढ़ लोगे जाके, या इक्विटी अकाउंटिंग यूज कर ले। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसोसिएट को क्या रखना है, उसने इक्विटी अकाउंटिंग के अंदर ही रखना है। और इक्विटी अकाउंटिंग क्या होती है, अब उसको सीख लेते हैं थोड़ा सा। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने हमने एक इन्वेस्टमेंट की, हमने एक उसको एक्वायर कर लिया, हमने एक एसोसिएट एक्वायर की, और उस एसोसिएट के अंदर ना हमारी जो शेयर होल्डिंग है ना, आप कह लो कि 40%, हमने उसको एक कंपनी को एक्वायर किया 40%, ठीक है, तो हमारी एसोसिएट बन गई। तो उसके शेयर ऑफ नेट एसेट्स है हमारा 500 रुपया, और हमने जो उसके लिए पैसे कितने दे दिए, 600। तो हम इन्वेस्टमेंट को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे अपनी किताबों में, मतलब कि उसके शेयर ऑफ नेट एसेट्स यानी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो आ रही थी ना, वो कितनी थी, 500 रुपए के उसके नेट एसेट्स थे, हमने उसको खरीद लिया 600 रुपया दे के। तो हम क्या करेंगे, अपने पास इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश कर देंगे क्रेडिट। नॉर्मल अकाउंटिंग अगर कैरिड किया होता कॉस्ट पे, ठीक है, कॉस्ट पे कैरी करने का मतलब ऊपर पड़ा है ना, अपने कॉस्ट पे भी कैरी कर सकते हो, इसको नॉर्मल अकाउंटिंग कहते हैं, जो आपने अभी तक सीखी हुई है।
ठीक है कि आपने इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दी और कैश क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ये आ गया 600 रुपए। फिर मैंने बताया था पहले भी कि एसोसिएट के केस में इक्विटी अकाउंटिंग कहती है बेशक आपको प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला, अगर प्रॉफिट कमा लिया कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया तो आपने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट फौरन बुक कर लेना है कि भाई कंपनी ने एक प्रॉफिट कमाया 70 रुपए मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो अब हो सकता है कि पता क्या इसमें परसेंटेज नहीं लिखी हुई ना, तो ये 40% निकाला हुआ है सब कुछ, ये सब कुछ 40% है कि उसने कोई जो भी प्रॉफिट कमाया होगा ना एक्स, उस एक्स का हमने लिया होगा 40% और ये जवाब आया 70। तो आपने पूरे का पूरा 70 बुक कर लेना। आपने क्या करना, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एसिड का बढ़ जाना इनडायरेक्टली नेट एसिड से बढ़ जाते हैं, उससे नेट एसिड बढ़ते हैं तो इक्विटी बढ़ जाती है आपकी, ठीक है ना। तो वही किया हमने कि हम प्रॉफिट को बढ़ा दें या इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें, एक ही बात है ना, तो ये काम किया हमने। नहीं तो इक्विटी अकाउंटिंग की एंट्रीज याद रख लो, बहुत आसान सी एंट्रीज हैं, सिंपल सी। वो ये कि हमने जैसे ही प्रॉफिट उन्होंने कमाया तो हमने कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट को क्या कर दिया, क्रेडिट, सिंपल। लेकिन यहाँ पे तो हम इक्विटी अकाउंटिंग यूज कर नहीं रहे, तो यहाँ तो जब तक हमें डिविडेंड मिलेगा नहीं तब तक हमने कुछ करना नहीं। फिर उन्होंने इसमें से हमें जो डिविडेंड दिया वो 40 रुपए दिया, तो हमने कहा क्या किया, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्या कर दिया, क्रेडिट। भाई जो भी एंट्री हो ना वो सारे का सारा जोर किसके ऊपर निकला करेगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के ऊपर, इस वाले केस के अंदर, ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे, कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, सिंपल। और अगर हमारा कोई इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, इम्पेयरमेंट होगी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट अभी इम्पेयर होगी, तो हम करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और इधर सिंपल इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे एक एंट्री का फर्क है, अगर आप देखो, या बेसिकली कहो तो दो एंट्रीज का, कि जब आप फर्स्ट हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हो तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट कैश क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जब आप शेयर प्रॉफिट जो है उसका शेयर बुक करते हो अपने पास, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देते हो और प्रॉफिट को बुक करते हो, प्रॉफिट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट। फिर आपको पैसे मिलते हैं तो आप क्या करते हो, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस आता है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अगर हम इससे देखें कि हमारी इन्वेस्टमेंट ईयर एंड के ऊपर यानी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर किताबों में अगर हम यूज कर रहे हो इक्विटी अकाउंटिंग यूज कर रहे हो तो कैसे नजर आएगी, और अगर हम यूज कर रहे हो कॉस्ट पे, हमने इन्वेस्टमेंट को रखा हो कॉस्ट पे, या हम इक्विटी अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं, तो भाई वही सिंपल 600 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट बुक किया तो शेयर ऑफ प्रॉफिट से भी इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है और शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ गई। फिर जब डिविडेंड आता है तो हम क्या करते हैं, एंट्री अपने पास, कैश इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देते हैं, सॉरी कैश को डेबिट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो ये आगे हमने इसको माइनस कर दिया। और इम्पेयरमेंट जब होती है तो इम्पेयरमेंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। तो रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट किताबों में कितने की नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितने की नजर आ रही है, 610 रुपए की। लेकिन अगर हम ये यूज करते कॉस्ट मेथड, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर जब हमने प्रॉफिट कमाया तो कोई एंट्री नहीं की, जब डिविडेंड आया तो क्या करते हैं, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, तभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ बस इंपेयरमेंट हुई तो हमने इंपेयरमेंट लॉस को बुक किया और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कम कर दिया, तो कॉस्ट पे रखा तो 580 आ रही है हमारी इन्वेस्टमेंट इनको, वो जो एसोसिएट। और अगर हमने इक्विटी अकाउंटिंग यूज किया तो कितने पे नजर आ रही है, 610 पे। यहाँ तक समझ आ गई बात। जी सर। अब ये सारी इतना रपड़ खाना था क्या, ये जो आपने इतनी बड़ी बातें की हैं। देखो ऊपर वाले डाटा को यूज कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे बना देखो, जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं ना, हम क्या करते थे, ये आ रहा है पेरेंट के, ये आ रहा है सब्सिडरी, पेरेंट के तमाम एसेट्स उनको लाइन बाय लाइन ऐड कर दो, पेरेंट की पेरेंट के एसेट्स को जमा कर दो किसके अंदर, सब्सिडरी के एसेट्स के अंदर, लाइन बाय लाइन। फिर इनकी लायबिलिटीज को जमा कर दो लाइन बाय लाइन, इसको इसको जमा करो, इसको इसको जमा करो, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड हमारे पास बैलेंस शीट बनने लग जाती थी। फिर इसकी इक्विटी को भी हम कर देते थे, कंसोलिडेट कर देते थे, ऐसे ही था, ऐसे ही करते थे ना। अब हमारे पास एसोसिएट आ गया, एसोसिएट के केस में अब लिखो अपने पास, एसोसिएट के केस में हम लाइन बाय लाइन आइटम को कंसोलिडेट नहीं करते, खा बैलेंस शीट हो या फिर पीएनएल हो, लिखो।
लिख लिया सर। क्या लिखा है? एसोसिएट में हम लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करते, चाहे एसएफपी हो या एसपी। हाँ, और हम एसोसिएट की इक्विटी के ऊपर नजर रखते हैं। हम कहते हैं कि इक्विटी अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं। इक्विटी अकाउंटिंग कहती है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको पहले लिखवाई थी, इक्विटी अकाउंटिंग, उसको दोहरा लेना, कि बेशक आपको प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला, आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट बुक करना है और इक्विटी के ऊपर नजर रखनी है, उसकी इक्विटी, उसके प्रॉफिट पे नजर रखनी है कि भाई इस एसोसिएट ने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसका 40% मेरा है, बस। ठीक है। तो मैं बैलेंस शीट, जब इसकी अगर एसोसिएट की बैलेंस शीट ऐसे बन रही हो, उसके अंदर जो एसेट्स आ रहे हो, उसके एसेट में से जो एसेट है वो 40% है ना मेरा, तो क्या मैं इस एसेट को कंट्रोल करता हूँ? नो, नहीं करता कंट्रोल। तो जिसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता उसको मैं अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखा सकता हूँ? नहीं दिखा सकता। ठीक है। तो यहां पे एक छोटी सी बात और, सिंस, लिख लो, सिंस द पेरेंट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन एसोसिएट, नॉट 100%, नहीं ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, सिंस द पेरेंट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एसोसिएट and the parent do not control the associate. So we do not consolidate the balance sheet or P&L of associate. so we do not Consolidate the balance sheet and P&L, statement of profit and loss of associate. We just use equity accounting, in which we only consider parent share of profit from associate. पेरेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है दोबारा। सर ये यहाँ से बताइएगा, इन विच वी शेयर। लाइन पढ़ो दोबारा एक बार, शुरू से लेकर एंड तक, जहां तक लिख लिया आपने। The parent has significant influence on associate and do not control an associate, so we do not consolidate the balance sheet and P&L of associate. We just used equity accounting in which we share. In which we consider the parents share of profit from associate. पेरेंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट, पेरेंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट इस केस में कितना, 40%। 100 रुपए का अगर एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया तो पेरेंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, इसको हम कहते हैं कि पेरेंट उसके प्रॉफिट के ऊपर नजर रख रहा है, अपना हिस्से के ऊपर, अपने 40%, पेरेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ठीक है। ठीक है। अब सर ये सारी बातें तो हो गई, अब ये तो थी सारी टेक्निकल बातें, समझ आ गई हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो देखो छोटी सी बात, सिंपल। अब ना थोड़ा सा जरा 10 मिनट की टेंशन दे दो सिर्फ यहाँ पे। देखो ये आ रही है कंसोलिडेटेड एसएफपी, कंसोलिडेटेड एसएफपी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ P प्लस एस कर देंगे, P प्लस एस कर देंगे, ये सब कुछ करते जाएंगे। अब अगर मैं एक मोटी मोटी स्टेटमेंट बनाऊं ना, तो यहाँ पे आती थी सबसे पहले गुडविल। मुझे हाँ ना में जवाब देते जाना ताकि मुझे पता हो कि आपको ये समझ आ रही है। ठीक है सर। यहाँ गुडविल आता था, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आता था। यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट आती थी जो सबसे, ये बता दो यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट आती थी, ये मैंने बहुत बार बताया। चलो, कंसोलिडेटेड है जो सब्सिडरी के अलावा की होती है। इन्वेस्टमेंट अदर देन सब्सिडरी, सब्सिडरी के अलावा। यहाँ बेशक सब पेरेंट की भी आ सकती है और उसकी भी आ सकती है, पेरेंट ने की भी है सब्सिडरी के अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट, और सब्सिडरी ने अगर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाती थी हमारे पास। ठीक है। इसके अलावा कुछ आता था हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में? मेरा नहीं ख्याल कुछ कोई और चीज आती थी। फिर हमारे पास करंट एसेट्स आते थे। देखो अब आपके पास ना जो एक नई चीज आया करेगी ना, वो यहाँ आ जाएगा, बस ये एक फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ आपके पास एक
कॉलम ऐड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी हमारा एक नॉन करंट एसेट है ना, जी तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा। और सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकलेगी कैसे? अभी इक्विटी अकाउंटिंग में सिखा गया हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे निकला करेगी आपके पास। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ऐसे निकलेगी, एट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, के भाई इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है, हमारे केस में क्या थी? 600। हाँ 600 एट कॉस्ट। उसके बाद हमने क्या किया था? शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसी था, जी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। 40%। इसके अंदर हमने ऐड कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, फिर इसमें से हमने लेस कर देना है इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस हमने लेस कर देना, और इसमें से हमने डिविडेंड भी लेस कर देना। डिविडेंड में एंट्री होती थी ना, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, जी तो सर। आप डिविडेंड को यहाँ से लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। फिर ये आ गई कॉस्ट, इसमें से आप शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को ऐड करो और इसमें से इम्पेयरमेंट को लेस करो, और आपने यहाँ से डिविडेंड को लेस करना। एक और चीज लेस होनी है, बस वो अभी पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आप समझ लेना, यहाँ लिख देता हूँ। अनरियलाइज प्रॉफिट, यहाँ से जब पेरेंट सेल करे, पेरेंट सेल टू एसोसिएट, ठीक है। एक और चीज बस, इस तरह से आपकी क्या निकला करेगी? कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये सारी चीजें निकाल के ले आना, ये आपकी निकल आया करेगी। ठीक है सर। तो ये उठ के कहाँ जाया करेगी? बैलेंस शीट के फेस के ऊपर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स के अंदर, ठीक है। बस इतनी सी बात समझ आ गई है। जी सर। अब ये देखो, ये जो है ना शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, तो हम इसको ना पता क्या कहते हैं कि हमने इसको, अगर मैं आसान जुबान में लिखूं ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम एसोसिएट। देखो आसान जुबान में मैंने लिख दिया। हम ग्रुप रिजर्व्स की बनाते होते थे ऐसे करके ना, जी ग्रुप रिजर्व में लिखते थे कि पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी, याद है? जी फिर हम कहते थे पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम सब्सिडरी, सब्सिडरी से एक्विजिशन के बाद हमने क्या कमाया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये आगे हमारी इन्वेस्टमेंट, फिर एक्विजिशन के बाद हमने उससे क्या कमाया, फिर अब तक का इंपेयरमेंट लॉस एज ऑन वर्किंग बन रही है ना, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन चीजें जाती हैं, एज ऑन। तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बैलेंस शीट में जा रहा है ना, तो ये क्या होगा? एज ऑन। ठीक है। ये लिख लेना अपने पास, ये बैलेंस शीट में जा रहा है। और पीएनएल में कौन सी चीजें जाती हैं? फॉर द ईयर, मतलब आज तक का इंपेयरमेंट लॉस, आज तक हमने सब्सिडरी से कितना कमाया। तो इसका क्या मतलब आ गया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पोस्ट रिटेन अर्निंग फ्रॉम पोस्ट फ्रॉम एसोसिएट। जैसे पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम सब्सिडरी होता था, तो यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम एसोसिएट। समझ आई? जी डिट्टो कॉपी, अभी सवाल करवाऊंगा, देखना 1 सेकंड में सवाल होगा। डिट्टो कॉपी जैसे आप कंसोलिडेशन में करते थे ना, वैसे ही है, कुछ भी नया नहीं है। इस वर्किंग को याद रख लेना, इसमें 5 चीजें आएंगी, ये 1 2 3 4 5 बस, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकल आएगी, उसको उठा के बैलेंस शीट पे ले जाना बस। ये देखो ये बैलेंस शीट पे ले गया बस। अब इसमें और पीएनएल में क्या जाता होता है? प्रॉफिट। जी तो जब पीएनएल बना रहे होगे तो वहां पे आपने ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट फॉर द ईयर, इसको क्या कर दोगे कि एसोसिएट से हमने इतना कमाया, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट फॉर द ईयर। 2 मिनट लगा के ये लिखो, ये टोटल एसोसिएट की औकात है आपके पेपर के अंदर। कि एसोसिएट का सवाल आया तो आपने एक तो इन्वेस्टमेंट निकालनी है, इन्वेस्टमेंट की फिगर, इसको वर्किंग नंबर 1 का दे दो नाम, ये ऐसे निकला करेगी। इसमें कोई चीज ऐड नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी वो नया नहीं ला सकता इसके अंदर। ठीक है सर। 2 मिनट लगा के इसको जल्दी से
इसको आप ये भी लिख सकते हो पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम एसोसिएट। एक्विजिशन के बाद हमने एसोसिएट से कितना कमाया। पीएनएल में जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एसोसिएट फॉर द ईयर, क्योंकि पीएनएल में जाती है फॉर द ईयर चीज है, इस साल का प्रॉफिट हमने क्या कमाया सब एसोसिएट से। और हमारे उसके अंदर क्या जाता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर क्या जाता है एज ऑन चीज है, तो एज ऑन यहाँ से निकलेगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट की फिगर आज तक जो प्रॉफिट कमा लिया, आज तक जो इम्पेयरमेंट हुई है, आज तक जो डिविडेंड मिल गया है, अनरियलाइज प्रॉफिट कोई है इस साल का, तो इसके लिए आज तक का नहीं, ये बस फॉर द ईयर होगा ना, ये भी फॉर द ईयर होगा और ये भी फॉर द ईयर ट्रांजेक्शन होगा। ये एज ऑन होगी, एज ऑन होगी, एज ऑन होगी, ठीक है। और ये क्या निकल आएगा एज ऑन। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी देर लगाने से अच्छा फोन की तस्वीर बना लो, ये देखो ऐसे करके फोन से तस्वीर बना लो, बाद में नोट डाउन करते रहना। हमने इसके ऊपर अब एक सवाल देखना है और फिर हम अपनी बात को जरा कंक्लूड करते हैं। बस अब हमने ये देख लिया, अब हम सेल ऑफ स्टॉक की एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ठीक है। सेल जब की है, हालांकि मैंने ये पहले करवाई थी, बस अब मैं इसको सिंपल कि फॉर एग्जांपल हमने एक एसोसिएट ऑन किया, जो 40% हमने उसको क्या किया हुआ ऑन किया हुआ, मतलब उसके मालिक हम 40%। अब पेरेंट ने फॉर एग्जांपल एक चीज बाहर से परचेज की 100 रुपए की, ये लिखा नजर आ रहा नीचे, एक चीज बाहर से परचेज की 100 रुपए की, और उसने अपनी परचेजिंग में 100 रुपए ऐड कर दिया और 150 रुपए की सब्सिडी को क्या कर दी सेल, और प्रॉफिट बुक कर लिया 50 रुपए का, ठीक है। अब पेरेंट ने वो चीज आगे, उसने एसोसिएट ने वो चीज आगे सेल नहीं की, तो सेल भी नहीं आ रही होगी, कोई कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं आ रही होगी, लेकिन उसने क्लोजिंग स्टॉक में उसको कितने का दिखाया होगा 150 का। वही पुराना मसला जो होता था जी बैलेंस शीट में, ऐसे ही होता था ना। जी सर। हम कहते थे एक ने 50 रुपए का प्रॉफिट बुक किया हुआ है, अगर ग्रुप के हिसाब से देखो तो प्रॉफिट बनता ही नहीं, और ग्रुप के हिसाब से देखो तो इन्वेंट्री कितने की आ रही है किताबों में 150 की, हालांकि इन्वेंट्री खरीदी बाहर से 100 रुपए की और अभी तक किताबों से निकली ही नहीं है, तो किताबों में 150 रुपए की ज्यादा दिखा रहे हैं हम। एक ने 50 रुपए का प्रॉफिट बुक किया और एक ने क्या नाम लेते हैं 50 रुपए से इन्वेंट्री को ओवरस्टेट किया हुआ है। तो जिसने बेचा है, तो हम वहां पे ये करते थे कि जो बायर है, जिसने बाय किया है, उसकी इन्वेंट्री को कम कर दो, और सेलर की जो रिटेन अर्निंग्स है या प्रॉफिट है उसको कम कर दो, ऐसे ही करते थे ना। जी सर। बिल्कुल डिटो कॉपी वही है, बिल्कुल डिटो कॉपी। तो देखो सिंपल सा काम हमने ये किया। अब हमने इस केस के अंदर पेरेंट ने बेचा था एसोसिएट को, तो प्रॉफिट किसने बुक किया था, पेरेंट ने, ठीक है। लेकिन यहाँ याद रखना एक लफ्ज, एसोसिएट में आपने 7% लगानी है, क्या करना है, 7% हाँ, क्योंकि एसोसिएट आपका 40% हो, आप एसोसिएट में इस 50, ये 50 रुपए की जो पेरेंट ने सेल किया है, ठीक है, एसोसिएट को, ये 50 रुपए का प्रॉफिट जो कमाया है, इसका 40% पेरेंट का है। समझ आई? नहीं नहीं आई समझ? नहीं, सिर्फ 50 उसका अपना प्रॉफिट है, वो क्यों 40% पे ले रहा है? वो अपना क्यों ले रहा है, देखो अपने ग्रुप के हिसाब से देखो ना आप। अच्छा अच्छा, ग्रुप के हिसाब से हाँ, 50 प्रॉफिट हुआ है तो 40% उसका, ठीक है। ग्रुप बना रहे हो ना आप एक, तो पेरेंट ने क्या नाम लेते हैं उसके साथ 7% लगाना कि जो ग्रुप ने क्या नाम लेते हैं 50 रुपए का, ग्रुप का प्रॉफिट कितना बनेगा 20 रुपए का। ठीक है। तो अब बस जिसने सिंपल सी बात है, जिसने क्या नाम लेते हैं वो की है सेल, जो सेलर है, तो सेलर की रिटेन अर्निंग्स को कम कर दिया, सेलर यहाँ कौन है, पेरेंट, पेरेंट की रिटेन अर्निंग डेबिट कर दी और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट कर दिया। हालांकि एंट्री ये होनी चाहिए थी कि पेरेंट की रिटेन अर्निंग डेबिट और इसकी इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दो, तो हमने अभी कहा कि सर इसकी इन्वेंट्री तो हम ले नहीं रहे, इसकी बैलेंस शीट और बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटीज को तो हम लेते ही नहीं है, हम इसकी सिर्फ इक्विटी के ऊपर नजर रखते हैं। तो तो इसकी तो, हाँ, इसकी तो हमारे पास बैलेंस शीट होती ही नहीं है एसोसिएट की, तो सर इसका सारा जोर हम कहाँ पे निकाला करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के ऊपर। ठीक है सर।
तो अब यहाँ से हमारा रूल बन गया कि जब भी पेरेंट सेल करेगा उसको क्या नाम लेते हैं, एसोसिएट को, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की हो जाएगी कम। तो यही मैंने ये बताया था, ये देखो कि अगर पेरेंट ने सेल किया ना अनरियलाइज प्रॉफिट, अगर पेरेंट ने सेल किया किसको, एसोसिएट को, तो उसका जो फॉर द ईयर प्रॉफिट है वो यहाँ से माइनस कर देना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक हो गया। जी। अब पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया 150 रुपए की, और 100 की वो खरीदी थी, 50 वो क्लोजिंग स्टॉक में 150 का पड़ा हुआ। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ऊपर वाले की स्टेटमेंट, सिंस वी डू नॉट कंसोलिडेट द इन्वेंटरी ऑफ एसोसिएट, हम एसोसिएट की इन्वेंटरी को अपने साथ कंसोलिडेट नहीं करते, सो वी क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, 150 रुपए की हमने सेल कर दी, और 150 रुपए का उसकी किताबों में क्या आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है। ये पेरेंट ने एसोसिएट को सेल नहीं की, एसोसिएट ने पेरेंट को सेल किया, ये उल्टा लिखा गया मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक। तो प्रॉफिट किसने बुक किया होगा, एसोसिएट ने। एसोसिएट ने। तो एसोसिएट का प्रॉफिट तो हमारे पास है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। जी। तो हमने क्या किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट को क्या कर दिया, डेबिट। लेकिन 7-7% लगानी है, 7-7, 50 रुपए के ऊपर 40% लगा दिया, 7-7% लगानी है, इसको डेबिट कर दिया। और किसकी, बायर की हमने, सेलर की हमने रिटेन अर्निंग्स को कम कर दिया, यानी उसके प्रॉफिट को कम कर दिया डेबिट करके। और जो बायर है उसकी क्या करनी है, इन्वेंट्री को कम करना है। तो बायर कौन है, पेरेंट। पेरेंट ने जब बाय किया है तो हम सिंपल कहेंगे कि भाई हाँ जी, पेरेंट की तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी है, तो उसकी इन्वेंट्री यानी कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री को क्या कर दो, किताबों में कम कर दो। तो जब तीनों चीजें साथ में दी होंगी तो इसकी इन्वेंट्री का हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके माइनस करेंगे। तीनों चीजें किसकी, मतलब जब कंसोलिडेटेड एसओएफपी बन रही होगी जी। तो उसमें इन्वेंट्री को माइनस करेंगे जाके। हाँ हाँ, इन्वेस्ट इसको इन्वेंट्री को माइनस करेंगे जाके कंसोलिडेटेड एसएफपी में पेरेंट की। ठीक है, ठीक है। हाँ, बस अब इसमें कहते हैं, वो कह रहे हैं डोंट एडजस्ट दिस फिगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इसको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज बैलेंस शीट इंपैक्ट पेरेंट इन्वेंट्री, बैलेंस शीट का इंपैक्ट ये तो पेरेंट की इन्वेंट्री में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना ग्रुप रिजर्व में चले जाएगा इसका इंपैक्ट। सर ग्रुप रिजर्व में कैसे चला जाएगा, ये तो आपने बताया ही नहीं। ये देखो, ये आ रहे हैं ग्रुप रिजर्व। ग्रुप रिजर्व का मतलब जो आपका ग्रुप है ना उसके रिजर्व। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता था, पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स, है ना। जी। फिर आती थी पोस्ट एक्विजिशन किस चीज की, सब्सिडी। सब्सिडरी। फिर यहाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आएगा, या पोस्ट एक्विजिशन किसका आएगा, एसोसिएट का। कि भाई एसोसिएट से हमने इतने पैसे कमाए हैं, तो ये यहाँ आएगा ना। पेरेंट ने जो कमाया, पेरेंट की खुद की कमाई, पेरेंट ने जो सब्सिडी से कमाई, पेरेंट ने जो एक्विजिशन से कमाई, उससे एसोसिएट से कमाई। ठीक है, ठीक है। तो ये आ रहा है कि पोस्ट एक्विजिशन, या इसको हम कहते थे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ ग्रुप रिजर्व में नजर आ रहा है। तो अब हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करना है, डेबिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करना है, डेबिट। तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ आएंगे नीचे, यहाँ जो शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा होगा मिसाल के तौर पे 100, हम इसको कहेंगे 100, इधर आओ। वो कहेगा जी, हम कहेंगे हमने आप में से 10 रुपए का ना अनरियलाइज्ड गेन ऑन अनसोल्ड स्टॉक माइनस करना है, 10 रुपए का। हमने कहा अच्छा, ये 10 इसमें से माइनस किया। फिर इसको कहेंगे अब जाओ आप वहां पे, अब आपका पोस्ट एक्विजिशन कितना है, 90। तो इसका मतलब कि इस पोस्ट एक्विजिशन एसोसिएट में से हम माइनस क्या करते हैं, अनरियलाइज्ड गेन ऑन अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, या अगर मैं बहुत आसान बात लिखूं जो आपको याद रहेगी हमेशा, वो ये है कि जब भी हमारे एसोसिएट ने हमारे पेरेंट को सेल किए होगी चीजें, तो उसका अनरियलाइज्ड गेन ऑन अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, ठीक है सर। इसको यहाँ से भी माइनस करना है और इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस करना है, मतलब वर्किंग बैलेंस से, एसोसिएट की वर्किंग बैलेंस। एसोसिएट की वर्किंग, एक मिनट रुको।
अच्छा जी, हाँ आप पूछो, आप क्या कह रहे थे? कह रही हूँ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में से भी जो गेन है वो माइनस करना है, और यहाँ पे देखो भी। देखो मेरी बात सुनो इधर, अगर पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया ना, तो हम कहते थे जिसने सेल की है, जिसने प्रॉफिट बुक किया है, उसकी रिटेन अर्निंग्स को कम कर दो। तो हम कहते थे पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स कैसे कम करते होते थे हम? पेरेंट रिटेन अर्निंग्स को क्या कर देते थे? डेबिट। ठीक है, और हम अपने पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्या कर देते थे? क्रेडिट। तो इसको अगर मैं यहाँ से उठाऊं ऐसे, और इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आऊं, तो अब मुझे पता लगा कि अगर पेरेंट ने सेल की होगी, पेरेंट ने सेल, गौर से, पेरेंट सेल टू एसोसिएट, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस। देखो ना, पेरेंट ने अगर एसोसिएट को सेल किया तो एंट्री क्या हो रही है? जिसने प्रॉफिट बुक किया उसको डेबिट करो, और दूसरे की इन्वेंट्री क्रेडिट कर दो। तो एसोसिएट की इन्वेंट्री है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोर निकाल दो। तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर चला गया था। जब इन्वेस्टमेंट का हम वर्किंग वन बना रहे थे, उसमें 5वें नंबर पे ये चीज आ रही थी, आ रही थी, नहीं आ रही थी? और ये पेरेंट की यहाँ ग्रुप रिजर्व में चला गया। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स कहाँ पड़ी होती है? ग्रुप रिजर्व में। तो यहाँ से माइनस कर दिया। फिर अगर एसोसिएट ने सेल की पेरेंट को, तो हमने कहा एसोसिएट ने प्रॉफिट बुक किया, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट को डेबिट कर दो, और इन्वेंट्री को कर दो क्रेडिट। तो सर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट पड़ा किधर है? इसकी वर्किंग है कौन सी? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ये तो भाई इसमें ग्रुप रिजर्व में पड़ा है, वर्किंग नंबर 3 के अंदर। तो इसको हमने इसके अंदर से जाके ये देखो माइनस कर दिया। समझ आई ये बात के? पिछले भी चलेगी। ये समझ आ गया, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में से भी तो किया हुआ है ना लेस, इसको ऐड किया हुआ वहां पे। ऐड किया? अल्लाह माफ करे, लेस किया हुआ। यही ऊपर सबूत पड़ा, 1 मिनट रुको, यही। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड किया हुआ। आप कह रहे हो कि ये डबल काउंटिंग हो रही है? जी। देखो मेरी बात सुनो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होते हैं। जी सर। हमने यहाँ से उसकी इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स को बढ़ाया, शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल के इसमें। ठीक है, जी। बढ़ा दिया ना। अब जो हमने उससे प्रॉफिट कमाए, वो इस प्रॉफिट यहाँ पे भी ऐड करेंगे, तो हमारे एसेट भी बढ़े, लायबिलिटीज भी वो बढ़ी, हमारी कैपिटल भी बढ़ा। अगर सिर्फ आपने यहाँ पे एक एसेट बुक कर लिया, तो ये साइड तो हल्की रह जाएगी। तो इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी? कि आप एसोसिएट के एसेट तो ऐड कर रहे हो, लेकिन एसोसिएट से जो प्रॉफिट आपने कमाया है, रिटेन अर्निंग्स, जो उसकी लायबिलिटी वाली साइड है, वो तो आप ऐड कर ही नहीं रहे। नहीं समझ आई? आ गई है सर। अगर नहीं आई ना, देखो ये आपके पास टोटल वर्किंग है, ये देखो, ये टोटल वर्किंग बनी हुई, जी। ये है टोटल वर्किंग। इसकी तस्वीर ले लेना, मैं शेयर भी कर दूंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये देखो कसम खुदा की ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ना, ये अगर पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया, तो हमने एक ही रूल बनाया था कि जिसने सेल की होती है वो पेरेंट, उसने प्रॉफिट बुक किया होता है, उसका प्रॉफिट उल्टा दो। मैंने पेरेंट का प्रॉफिट उल्टाया। पेरेंट का प्रॉफिट कहाँ पड़ा होता है? ग्रुप रिजर्व में। मैंने यहाँ के पेरेंट के प्रॉफिट को डेबिट कर दिया, ये देखो डेबिट माइनस हुआ पड़ा, डेबिट हुआ पड़ा। फिर मैंने कहा सर इन्वेस्ट, दूसरे की इन्वेंट्री कम कर दो। दूसरा कौन है जी? जिसने खरीदा। जिसने खरीदा उसकी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कम कर दो, क्रेडिट कर दो। ये यहाँ से हम गए, जाते 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 ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट कर दिया। देखो कम कर दिया, कम कर दिया। मैंने एंट्री पोस्ट की है सिर्फ, ये मैंने ये कम कर दिया यूं करके। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री की बारी आई कि सर एसोसिएट ने अगर सेल किया तो प्रॉफिट किसने बुक किया होगा? एसोसिएट ने। एसोसिएट का प्रॉफिट कहाँ पड़ा है सर? एसोसिएट का प्रॉफिट कहाँ पड़ा है भाई? यही फिगर यहाँ आती है, मैं मानता हूं यही फिगर यहाँ आती है। ठीक है, इसको आप वहां से सही करके ले आओ, इसको आप वहां से सही करके ले आओ, आपकी मर्जी। एक मेरी छोटी सी गुजारिश सुनो, ये आ रहा था शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। एसोसिएट ने पेरेंट को सेल की, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। आप कहना चाहते हो कि सर यहाँ पे हम जो लेके आए, वो इसको यहाँ पे 20 माइनस करके ले आए, यहाँ पे आना चाहिए 80। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है 80 ले आओ। ठीक है, आप कह रहे हो सर
शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट वर्किंग 1 में पड़ा, तो हमने इसको वर्किंग 1 में उसके नीचे जाके क्यों माइनस नहीं किया? मैंने कहा यहाँ माइनस कर दो, फिर जो नेट फिगर बचती है उसको आना किधर है? उसने नेट फिगर ने यही तो आना है। या यहाँ से आप ग्रॉस फिगर को उठा लो, आप 80 को उठा के लाओ ही ना, आप यहाँ पे लेके आओ 100 को उठा के, और इस 20 रुपए को उठा के लेके आओ यहाँ, और यहाँ के माइनस करो, फिर भी तो नेट में 80 रुपए ही आया है ना। तो ये बता रहा था। लेकिन वर्किंग जो तरीका है ना वो यही है जो मैंने आपके सामने लिखा है, तो कोशिश करो यही तरीका याद कर लो, वहां से भूल जाओगे आपके क्या करना है मैंने। ठीक है सर। तो ये हो गया जो समझाना था, तो समझ आ गया एसोसिएट। आगे चलते हैं, तो जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक ना ये फजूल है। वो कह रहा है ग्रुप रिजर्व विल बी, अच्छा ये ऊपर वाली सारी उसने बात लिखी हुई है जो हमने की। अभी हमने ये पढ़ लिया कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है उसमें दो वर्किंग बना करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग बनेगी और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट क्या है? कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऐड करो, डिविडेंड लेस करो, इंपेयरमेंट को ऐड करो, और इन्वेंट्री सोल्ड अगर पेरेंट ने सोल्ड की है, पेरेंट ने एसोसिएट को सोल्ड की है तो वो आ जाएगी यहाँ पे। फिर ये आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये कहाँ चला जाएगी? एसएफपी में। ठीक है, फिर यहाँ पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स आएगी, प्लस अगर एसोसिएट ने पेरेंट को, सॉरी ये पेरेंट ने एसोसिएट को जो की थी, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग डेबिट की थी और एसोसिएट की वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया था, तो इन्वेस्टमेंट वाली फिगर यहाँ चली गई थी और पेरेंट की रिटेन अर्निंग यहाँ से डेबिट हो गई थी। फिर यहाँ से शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट उठ के यहाँ आया, और उसमें से हमने जो एसोसिएट ने सेल की उसको लेस कर दिया, और कोई अगर इम्पेयरमेंट है तो वो भी हमने यहाँ से लेस कर दी। एसोसिएट की अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो वो भी प्रॉफिट में से लेस हो जाएगी ना, प्रॉफिट को कम कर देगी, तो यहाँ से लेस करके ये आ गया जी हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, यानी टोटल ग्रुप रिजर्व्स का टोटल जो रिपोर्टिंग डेट पे आना है। ठीक है सर। अब इस सवाल देखोगे तो समझ आ जाएगी बात, ये इतनी सारी बातें हो क्या पढ़ो सवाल और जूम कर दें सर, और जूम कर दो। Subhan Limited acquired 40% shares in Jazz Limited for rupees 1,60,000. Net assets of the company at the date of acquisition had a book value of rupees 3 lakh and fair value rupees 3,70,000. The fair value increase was due to land which is still owned by Jazz at the reporting date. Scale of book value of net assets are as under: acquisition पे 3 lakh और reporting date पे 4,59,800. During the year, the following sales were recorded between the companies. Parent to अच्छा मैं associate. पढ़ता हूँ, देखो पेरेंट ने जो सेल की है एसोसिएट को, पेरेंट टू एसोसिएट, और ये है एसोसिएट टू पेरेंट। देखो बहुत आसान सी बात। अब हमने वर्क क्या बनाना है, उसने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रुप रिजर्व। आपने इन्वेस्टमेंट बनानी है, हमने कहा इन्वेस्टमेंट बनानी है। अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने लिख लिया, हमने कहा इन्वेस्टमेंट तो ऐसे बनती होती है कि हमने हमने उसके ऊपर क्या नाम लेते हैं, एट कॉस्ट कितने की इन्वेस्टमेंट की थी, डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर हमने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, फिर पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम एसोसिएट, ठीक है ऐसे ही होता था ना जी। अच्छा, जिसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कहते हो, बहुत बार अब तो बात कर चुके हैं हम शेयर ऑफ प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन। उसके बाद अगर कोई डिविडेंड है तो वो लेस कर देना, इम्पेयरमेंट है तो लेस कर देना, ठीक है। अगर अनरियलाइज गेन है पेरेंट की तरफ से तो वो भी क्या कर देना, अनरियलाइज्ड गेन उसको भी लेस कर देना, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अच्छा हमने कहा अभी हमने सारी चीजें ढूंढनी है जा, ठीक है। अच्छा अब हमने इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट देखनी है जी, हमने सब्सिडरी में जो हमने की थी, सुबहान लिमिटेड एक्वायर्ड 40% शेयर इन जाजेब लिमिटेड फॉर 1,60,000, 1,60,000 रुपए के हमने एक्वायर किए थे। तो इन्वेस्टमेंट पता लगी हमने कितने की थी एक्विजिशन डेट पे? जी सर। 40% जाजेब के, पहले तो जाजेब 40% एक्वायर किया तो हमारा एसोसिएट बन गया, नजर आ रहा है हमें भी, ठीक है। और हमने इसके एक 60 हमने उसके दिए थे, तो हमारे पास एक्विजिशन के ऊपर ये कितना आ गया थी 160, क्या हमने 160 दिया। अब एक्विजिशन से लेके अब तक हमने पोस्ट एक्विजिशन कितना कमाया, तो सर वो तो ऐसे निकलता होता था कि हम लिखते थे एट एक्विजिशन, फिर हम लिखते थे एट रिपोर्टिंग डेट, ठीक है लिखा तो हैं बुक वैल्यू।
हाँ ना, तो एट एक्विजिशन पे हम देखते थे और एट रिपोर्टिंग डेट पे इनका इंक्रीज देख लेते थे, ऐसे निकालते थे ना पोस्ट एक्विजिशन। पिछले कॉन्सेप्ट तो ना भूलो ना। तो सर एक छोटी सी बात तो सुन लो, ये देखो 3 लाख की आ गई बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, वो कितनी आ रही है किताबों में? 3 लाख। ठीक है, हम कहते थे सर बुक वैल्यू तो नहीं लेते थे, हम तो लेते थे एट एक्विजिशन पे कोई फेयर वैल्यू। तो वो कह रहा था आपकी बुक वैल्यू आ रही थी किताबों में 3 लाख की, लेकिन उसी वक्त फेयर वैल्यू कितनी थी? 370। तो हम कहेंगे 70,000 का फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही है ना? ठीक है ना? मैडम ठीक है कि नहीं है? जी सर ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है, मेरा आपसे यकीन करो ज्यादा गला दर्द कर रहा है, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, बस ये सवाल करके एंड कर रहा हूँ मैं क्लास। ओके सर। ठीक है, अब एक्विजिशन रिपोर्टिंग डेट पे कितने के बुक वैल्यू आ रही है नेट एसेट्स की? 459,800। हम कहते थे कि लैंड है और लैंड अगर डिस्पोज ऑफ ना की हो तो जो हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ली थी एक्विजिशन के ऊपर रिपोर्टिंग के ऊपर भी वही लेनी है। वो जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के रूल बताए थे तो लिखवाया था। अब प्लीज ये मत कहना कि सर नहीं पता मुझे। नहीं सर, बताया, पता है मुझे। ठीक है शाबाश। तो इन दोनों का अगर टोटल करो तो इन दोनों में से जो इंक्रीज आएगा वो आ जाएगा जी पोस्ट एक्विजिशन, उसका 40% ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम एसोसिएट। तो ये देखो 3 लाख लिया, 70,000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई, उसके बाद ही आ गया 3,70,000। 459 और ये 70,000 वैसे एज इट इज रिपोर्टिंग डेट पे, क्योंकि लैंड डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, और लैंड डिस्पोज ऑफ होगी होती तो रिपोर्टिंग डेट पे कुछ भी ना करते। जी सर। तो 3,70,000 से बढ़ के 529800 तक चली गई है, तो रिटेन अर्निंग्स जो पोस्ट एक्विजिशन है वो कितनी है? 1,59,500, और 1,59,500 में हमारा हिस्सा कितना है? 40%। 63,920। बस सर यही तो था पोस्ट एक्विजिशन, इसको उठाया जाके यहाँ लिख दिया 63,920। ठीक है, लिख दिया जाके। तो ये भी इसने साथ भी लिखा हुआ, देखो मैंने गंदी राइटिंग में लिखा है, अच्छी राइटिंग में उस्ताद मोहतरम ने लिखे हुए। 160 की इनिशियल रिकॉग्निशन शेयर ऑफ प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट को हमने बढ़ा दिया। अब ये एडजस्टमेंट नॉकआउट होगी, अब हमने करनी है P2A। ठीक है, निकाल के दो जल्दी कितना प्रॉफिट बनेगा, P2A करो और A2P कितना बनेगा, और एंट्रियां क्या बनेंगी जल्दी से करके बताओ। जल्दी से। $3360 अनसोल्ड का प्रॉफिट P2 है। एंट्री क्या बनेगी? इंक्रीज की आएगी, एक तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, डेबिट साइड पे क्या है? लॉजिक क्यों नहीं याद रखते? जिसने प्रॉफिट बुक किया उसका प्रॉफिट उल्टाओ, जिसने अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाया उसकी इन्वेंट्री को कम करो किताबों में। जी सर, रिटेन पेरेंट की रिटेन अर्निंग। पता नहीं। पता नहीं, शाबाश शाबाश। नाम, मेरा नाम डुबो। सर इतनी जल्दी थोड़ी ना याद होता है। बैलेंस शीट वाले सवाल है ये, बैलेंस शीट में भी वही एंट्री होती थी, यहाँ भी वही एंट्री होती है। अगर अभी आप कहो कि इतनी जल्दी याद नहीं होता तो पेपर तक भी याद नहीं होगा। देखो अब इधर सेल की 20,000 की, ये पहले P2A है। 20,000 की सेल की, उसमें प्रॉफिट कितना है? 28%। उसमें से अनसोल्ड कितना है? 60%। तो ये कितना आ गया? 3360। 3360। सर 7% लगाओ, ये पूरे का पूरा प्रॉफिट हमारा नहीं है, इसमें से 40% हमारा है। ये आ गया टोटल प्रॉफिट। 20,000 को 28 से परसेंट से जरब दिया तो आ गया टोटल प्रॉफिट।
20,000 को 2.5 से ज़रब दिया तो ये आ गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में से अब आ गया प्रॉफिट ऑन 60% से मजीद ज़रब दिया तो अनसोल्ड पार्ट का प्रॉफिट आ गया, और अनसोल्ड पार्ट में से भी हमारा हिस्सा 40% है। 7% लगाना ना भूलना, समझ आई? अब सिंपल सी एंट्री, पेरेंट ने सेल किया है सर, पेरेंट ने अगर सेल किया है तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर देंगे। कितने से? इसका 40% अगर मैं लूं तो वो बनता है 1344। तो सर 1344 से पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स डेबिट कर दो, और सब्सिडरी की इन्वेंट्री, उसकी एसोसिएट की इन्वेंट्री कर दो क्रेडिट। सर एसोसिएट की इन्वेंट्री तो पड़ी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्या कर दो, क्रेडिट 1344। नीचे आए और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को 1344 से क्रेडिट कर दिया। ये नजर आ रहा है? तो बहुत मुश्किल बात थी जो मैंने अभी बताई है, एक एंट्री बताई और उसको फॉलो किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट कर दिया, पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर दिया। ये देखो, अब वो सवाल में उसने पेरेंट की रिटेन अर्निंग दी भी नहीं थी, मैंने सिर्फ अज्यूम कर लिया कि एक्स एक्स कोई उसकी पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स है, तो मैंने एंट्री पूरी की, पेरेंट की रिटेन अर्निंग डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्या कर दी, क्रेडिट। समझ आ गया? अब अगली एंट्री तो कर दो अगर खुदा का वास्ता, ए टू पी। थोड़ा सा ऊंचा बोलो कि 36,000 सेल है, उस सेल में जो प्रॉफिट है वो है 10%, इसका 10% आ गया, ये आ गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का 50% है प्रॉफिट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक में जो प्रॉफिट है उसमें हमारा हिस्सा है 40%, तो वो कितना बनेगा, 2560। ऐसे ही है? मेरा तो आंसर कुछ और निकलेगा, सॉरी 2560 नहीं होगा, ये 720 होगा आई थिंक। जी सर 720। हाँ, तो अब कौन सेल कर रहा है जी? एसोसिएट। तो प्रॉफिट किसने बुक किया होगा? एसोसिएट ने। तो प्रॉफिट कैसे कम करेंगे एसोसिएट का? ग्रुप रिजर्व्स में जाके एसोसिएट के प्रॉफिट। ऐसे कह दो कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट को डेबिट कर दो, है ना? जी सर, और इन्वेंट्री क्रेडिट। हाँ, इन्वेंट्री क्रेडिट, शाबाश। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट को डेबिट कर दो और इन्वेंट्री को कर दो क्रेडिट। और ये इन्वेंट्री किसकी क्रेडिट हो रही है? पेरेंट की। पेरेंट की। हाँ। तो ये देखो कि वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट था वो था 63290, ऐसे ही था। वो भाई कूच करके आए यहाँ पे ग्रुप रिजर्व में, ठीक है। फिर इसमें से हमने 720 इसमें से माइनस कर दिया, देखो कर दिया माइनस हमने, जी। बस। समझ आ गई बात? ये कर रहे हैं, कितनी आसान सी बात है, क्यों पता नहीं समझ नहीं आती। अच्छा, ये हो गया, दोनों एडजस्टमेंट हमने कर ली सर। अब बिल्कुल आसान सी बातें जो हमने बैलेंस शीट, यकीन करो बैलेंस शीट के ऊपर 5 दिन लगाने का मकसद ही यही था कि आपको वो रट जाए, और जब मैं ये करवाऊं तो एक दिन में ऐसे ये फटफट हो जाए। अब जो बैलेंस शीट में हम वहां करते थे अब यहाँ पे करेंगे, देखना तो कैसे करेंगे आसानी से। वो कह रहा है एट स्टार्ट ऑफ द ईयर पेरेंट कंपनी डिस्पोज ऑफ अ मशीन टू एसोसिएट। हमने एसोसिएट जो है ना उसने डिस्पोज, पेरेंट कंपनी ने डिस्पोज की एसोसिएट की, यानी P2A एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो पेरेंट जिसने सेल किया होता है, जिसने सेल की होती है, सेल जिसने क्या की होती है, जिसने सेल की होती है, हम उसके क्या कर देते हैं, जिसने गेन बुक किया है उसका गेन उल्टा देते थे। अनरियलाइज गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ पीपीई, याद होगा आपको कि जिसने गेन बुक किया उसका गेन कर दो डेबिट, और एक ने अपने पास वो जो है ना उसको ओवरस्टेट किया होगा इन्वेंट्री को और पीपीई को, सॉरी। ऐसे ही है, ये एंट्री होती थी ना। जी सर। तो गेन किसका कम करना है? गेन बुक किसने किया? पेरेंट ने। और पीपीई किसने कम, पीपीई किसका कम करना है? एसोसिएट। एसोसिएट का पीपीई हमारे पास पड़ा है, नहीं। तो क्या कम कर? इन्वेस्टमेंट। शाबाश, चलो शुक्र है, कहीं तो एक जोरदार आवाज आई आपकी। अब जहां पे वहां पे जो रूल रखता था वो आपको अच्छे तरीके से याद होगा शायद।
हम क्या कहते थे कि भाई 8,000 रुपया गेन है, ठीक है, यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल, तो एट स्टार्ट ऑफ द ईयर द पेरेंट कंपनी, स्टार्ट ऑफ द ईयर के अंदर हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया है, तो रिपोर्टिंग डेट तक 1 साल का गेन रियलाइज हो चुका होगा। हमने गेन उल्टाना कितने साल का है, 4 साल का। फिर भूल गया ना सर 1 साल का ही करना है। जाके प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बैलेंस शीट के सवाल को दोहराना। अनरियलाइज गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ पीपी, तो हम कहते थे कि देखो 1 साल गुजर चुका है, 8,000 रुपए का गेन उन्होंने बुक किया था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, पेरेंट कंपनी ने डिस्पोज किया था एक एसोसिएट को और गेन कमाया था 8,000 का। इस 8,000 में से, इस 8,000 को अगर मैं 5 पे तकसीम करूं तो आता है, इसको तकसीम करना जल्दी से। 1600। इसमें से 1 साल गुजर गया, तो ये 1600 क्या हो गया होगा रियलाइज। जी पता है कैसे दिखाता होता तुम्हें? एसएफपी तो फॉर द मतलब एज ऑन बनाते हैं, 1 साल की बना रहे होते हैं ना, अगले साल पिछले साल उसका नहीं लेते, तो उसी साल की लेंगे हम। एसओएफपी तो एज ऑन बनती है, मैं बताता हूँ, मैंने आपको पता कैसे सिखाई थी ये एडजस्टमेंट, ऐसे सिखाई थी, तो आप माशाल्लाह मेरे होनहार स्टूडेंट हो। मैंने बताया था देखो, पेरेंट ने सोल्ड की एसोसिएट को एक पीपी, ठीक है, वहाँ तो सब्सिडी को भी थी। हाँ हाँ, तो अब सारी चीजें सब्सिडरी के सिखा के सिर्फ घुमाना है, उसको एसोसिएट पे लगा दो, बस कुछ भी नहीं करना। ठीक है सर। 8,000 एक एक एसेट नजर आ रहा था किताबों में 10 रुपए का, ठीक है, 10,000 का नजर आ रहा था पेरेंट की किताबों में, उसने उठा के ना एसोसिएट को बेच दिया, वो ये पेरेंट की किताबों में नजर आ रहा है, उसने एसोसिएट को उठा के 18,000 का बेच दिया, तो इसने कितने का गेन बुक कर लिया? 8,000। 8,000 का। अब वो अपनी किताबों में कितने का नजर आ रहा होगा, उसकी किताबों में एसेट कितने का नजर आ रहा होगा? 18,000 पे, क्योंकि उसने 18,000 का खरीदा है ना। जी तो पेरेंट ने गेन बुक कर लिया 8,000 का, इसने अपने एसेट को बढ़ा दिया 8,000 से, तो हमने कहा जिसने अपने एसेट को बढ़ाया, भाई एसेट तो है ही 10,000 का, ग्रुप के एतबार से सोचो एसेट से है ही 10,000 का, जी तो जिसने 10,000 से, सॉरी 8,000 से एसेट को बढ़ाया हुआ है, उसको कहो भाईजान 8,000 से एसेट को कम करो अपने, और जिसने गेन बुक किया हुआ है उसको कहो कि भाई अपना गेन खत्म करो। कौन सा गेन? अपने आप को बेच के गेन कमाई जा रहे हो तुम लोग। ये था छोटी सी बात। अब इसके अंदर एक तड़का ये होता था, वो तड़का ये था कि अगर ये पेरेंट की किताबों में पढ़ा होता 10,000 पे, ठीक है, इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रहती कितनी? 5 साल। 5 साल इसकी जिंदगी पड़ी थी, पेरेंट इसको डेप्रिशिएट करता 5 सालों पे, जी तो इसकी कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होती? मतलब कि अभी किताबों में नजर आ रहा है 10,000 पे, ईयर 0 पे, जब 1 साल गुजर गया, ईयर एंड के 1 पे ही आ रहा होगा डेप्रिसिएशन इसकी, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी? 10,000 को तकसीम करो 5 पे, 2,000। जी तो ये किताबों में कितने का नजर आना था? 8,000 पे। लेकिन अभी हमारी जो हमारा एसोसिएट है, यानी हम सब्सिडरी के केस में सीखते होते थे ना, समझ लो अब ये सब्सिडरी लिखा हुआ ऊपर, एसोसिएट की किताबों में कितने का नजर आ रहा है? वो 18,000 का। एसोसिएट ने इसको डेप्रिशिएट भी किया होगा, 18,000 तकसीम 5 करो कितना बनता है? कितना बनता है? 3600। 3600। 3600 माइनस करो, क्या जवाब आता है? 14,400। 14,400। इसको इसमें से माइनस करो, क्या जवाब आता है? 6,400। 6,400। अब 1 साल गुजर जाने के बाद उसकी किताबों में 8,000 का नजर आना था पेरेंट की किताबों में, लेकिन इसकी किताबों में नजर आ रहा है 14,400 पे, तो देखो 6,400 का गेन बुक हुआ है। जी सर। अब गेन 1 साल गुजर जाने के बाद कितना उलटना चाहिए? 6,400। तो मैं भी यही कह रहा था बड़े आराम से, प्यार से, इत्मीनान से, कि देखो ये 8,000 जो है
इसको अगर मैं तकसीम करूं 5 से, मैं कहूंगा इसमें से 1 साल का तो रियलाइज हो गया गेन, तो पीछे कितने साल का गेन रह गया? 4 साल का। ये अगर 5 साल का गेन है तो 4 साल का गेन कितना बनेगा बताओ? 6400। तो ये है ही जो तफसील इतनी लंबी मैं वहां से घुमा के लेके आया हूं ना। तो देखो 1 साल गुजरने के बाद थोड़ा थोड़ा गेन रियलाइज हो चुका है दोनों की किताबों में, तो जो गेन बचा हुआ है उसको हमने उल्टाना है, उस गेन को हमने उल्टाना है, सिंपल। तो गेन कितना बचा हुआ है? इतनी लंबी कमबख्ती बताई थी कि ना करना, सिर्फ ये करना कि देखो गेन किताबों में उल्टा देना, ऐसे कि ये जी 1 साल गुजर गया तो 1 साल का गेन रियलाइज हो गया, बाकी कितने साल बचे हैं? 4। तो इसका गेन क्या कर दो? उल्टा दो। लेकिन इस 6400 में हमारा हिस्सा सिर्फ 40% है, तो ये एंट्री हो जाएगी आपके पास ये 2560 रुपए से। ठीक है। जी सर। तो इसमें पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स क्या हो रही हैं? डेबिट, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। तो 25 से 60 से पेरेंट की रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भाई है, किधर है वो? ये रे, यही है ना इसको। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कर दिया क्रेडिट, ठीक है, और पेरेंट की रिटेन अर्निंग को 25 से 60 से कर दिया डेबिट, ये रहा। अब छोटी सी बात, इम्पेयरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट असेस टू 5000, 5000 रुपए की इम्पेयरमेंट हो गई है सर। इस 5000 का 40% हमारा इम्पेयरमेंट की एंट्री पड़ी थी ना, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्या कर दो? क्रेडिट। ऐसे ही है ना। जी। अब सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को आकर क्रेडिट कर दिया 2000 से, 5000 का 40% क्या बनेगा? 2000। तो उससे हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट। सर इम्पेयरमेंट लॉस एक एक्सपेंस है, जब ये डेबिट होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट होके, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। इस एक्सपेंस को कहाँ डेबिट करें सर? प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट कहाँ पड़ा? ये पड़ा प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। तो इसमें से आके ये इम्पेयरमेंट भी माइनस कर दी। ठीक है सर। तो ये समझ आ गया। अब ये जो ग्रुप रिजर्व है ये चले जाएंगे बैलेंस शीट के फेस पे, ये भी चला जाएगा बैलेंस शीट के फेस पे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बस ठीक हो गया। ठीक है।